चलिए, तुम्हारे रिवीजन सीरीज का कॉमर्स का बिजनेस स्टडीज का आखिरी टॉपिक बच्चों, टाइटल्ड एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। अब कुछ बच्चे मार्केटिंग का मतलब समझते हैं सिंपली टू डू व्हाट इज कॉल्ड एज शॉपिंग। ऐसा नहीं होता है। मार्केटिंग इज प्रैक्टिकली अ प्रोसेस विच स्टार्ट्स राइट फ्रॉम द स्टेज व्हेन वी इंसेप्ट एन आइडिया कि भाई हमें क्या बनाकर बेचना है, टिल आफ्टर सेल सर्विस। सो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आपने आइडिया इन्वॉल्व किया कि भाई आप क्या बना के पब्लिक को बेचेंगे, जैसे आपने वो गूगल का नेस्ट और amazon का वो एलेक्सा प्रोडक्ट सुना होगा। तो ये एलेक्सा प्रोडक्ट के बारे में आइडिया कहाँ से आया? आइडिया ऐसे आया कि भाई परिवार छोटे हो चुके हैं, दो ही तीन लोग रह गए हैं, पहले बड़ी बड़ी फैमिलीज हुआ करती थी, तो लोग कैसे अपना टाइम व्यतीत करें। तो चलो ऐसी कोई डिवाइस लॉन्च करते हैं जो एआई एनेबल्ड होगी, इंटरनेट के थ्रू काम करेगी और लोगों को पंचायत करने में, पंचौरा करने में, बातचीत करने में बिजी रखेगी। तो दिस वाज द आइडिया। और जब आप इस एलेक्सा डिवाइस को ऑर्डर करते हैं, कोई इसमें खराबी आती है तो आपको रिप्लेस करके या उसकी रिपेयरिंग फ्री में मिल जाती है। इट इज नोन एज व्हाट? आफ्टर सेल सर्विस। सो पूरा प्रोसीजर यहां से लेकर यहां तक का जो चलता है चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। एंड हाउ टू मैनेज दिस प्रोसेस इज नोन एज मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो सिंपल भाषा में समझ में आ गया व्हाट इज मार्केटिंग चिल्ड्रन? सिंपल भाषा में समझ में आ गया व्हाट इज मार्केटिंग? यस सर। क्वेरीज टू एनीबडी भाई? पक्का? चलो, तो लेट्स प्रोसीड फर्दर टू दिस। तो कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग इज वेरी इजी। प्रोसेस वेयर बाय पीपल एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज फॉर मनी और फॉर समथिंग विच हैज वैल्यू टू देम। कहने का मतलब, अगर आपको फ्री में भी कोई चीज एक्सचेंज करके मिल रही है, यू आर नॉट पेइंग एनी प्राइस फॉर दैट, इट इज ऑल्सो कवर्ड इन द कॉन्सेप्ट ऑफ marketing. So marketing is a social process by which individual groups obtain what they want through creating offerings and freely exchange products and services for value with others. जो आपने ऊपर पढ़ा एकदम सेम था। It is also concerned with exchange of goods and services from producers to consumers. तो भाई प्रोड्यूसर कौन होता है? अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरर होता है। कंज्यूमर कौन होता है? अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट को यूज करके कुछ यूटिलिटी लेना चाहेगा, ही इज कॉल्ड एज अ कंज्यूमर। सो कभी भी ये मत सोचिएगा मार्केटिंग इज जस्ट अ पोस्ट प्रोडक्शन एक्टिविटी, नॉट एट ऑल। एज आई सेड चिल्ड्रन, राइट फ्रॉम द स्टेज वेयर वी कंसीव एन आइडिया कि हमें क्या प्रोडक्ट या सर्विस बेचना है, टिल आफ्टर सेल सर्विस, एवरीथिंग इज कॉल्ड एज मार्केटिंग। बट एक जमाना था व्हेन मार्केटिंग वाज कंसिडर्ड प्रोडक्शन ओनली। एक जमाना था व्हेन मार्केटिंग वाज कंसिडर्ड एज सेलिंग ओनली। सामान बिक गया तो हो गई मार्केटिंग, सामान प्रोड्यूस हो गया तो हो गई मार्केटिंग। ऐसा अब प्रैक्टिकली एकदम अनट्रूथ है। सो इवॉन इज द नोमैनिक्स फॉर दिस। सबसे पहला फीचर है मार्केटिंग का नीड्स एंड वांट्स। जो पब्लिक चाहती है आप वो बेचेंगे या कुछ भी बेचना पसंद करेंगे बच्चों? आंसर, जो पब्लिक चाहती है ऑब्वियस सी बात है आप वो बेचना पसंद करेंगे, कुछ भी थोड़ा बेच देंगे। अब पब्लिक चाहती है कि भाई उसको एलेक्सा जैसी डिवाइस में ऑडियो के साथ साथ वीडियो भी चाहिए। तो एंड्रॉयड वालों ने थोड़ा सा चेंज लाए और उन्होंने बोला कि हम एक काम करते हैं, हम इस डिवाइस को मैन्युफैक्चर तो करेंगे आपके लिए, एलेक्सा के डिवाइस को amazon के लिए, साथ में एक स्क्रीन भी आपको दे देंगे। तो भाई उसमें एक एलईडी स्क्रीन डिस्प्ले भी आने लग गया। उसके बाद नीड आई कि भाई स्क्रीन का डिस्प्ले लोग थोड़ा बड़ा चाह रहे हैं, तो अल्टीमेटली उसको अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। तो व्हाट इज बीइंग सोल्ड डजंट डिपेंड्स व्हाट द सेलर विशेस टू, इट डिपेंड्स व्हाट द बायर वांट्स टू। लॉजिक समझ में आ गया? एक जमाना था जब बोर्ड वाले स्कूल में टाइम टेबल इशू कर दिया करते थे और उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली लोग एग्जाम में अपीयर होते थे। चलिए, जो लोग क्लास में माइक पे म्यूटेड है वो छुट्टी ले लें थोड़ी देर के लिए। चलिए, धमकी से पहले ही माइक ऑन हो गया, नहीं थोड़ी देर में ऑफ हो जाता। तो ये मार्केटिंग नहीं है। मार्केटिंग को जैसे बच्चा पढ़ना चाहे वैसे उसको पढ़ा दो। उसको माइक म्यूट करना है म्यूट कर दो, कान में गोबर डाल के बैठना है बैठ जाओ, मुंह में कपड़ा ठूसना है ठूस ले। बट मेरी क्लास में ऐसा नहीं चलेगा, यू हैव टू बी ऑल अलाइव। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस कि जो मार्केटियर चाहेगा वो नहीं बिकेगा, जो कस्टमर चाहेगा वो बिकेगा। तो डेज वर देयर कि भाई 1 तारीख को बिजनेस स्टडीज का पेपर है, 2 तारीख को इंग्लिश का पेपर है, और बच्चे पेपर दिया करते थे। अब जब ऐसे पेपर फंस गए भयंकर, बच्चे कह रहे हैं रिवाइज नहीं कर पाएंगे क्योंकि साल भर पढ़े भी नहीं है, पहुंच गए उनके पास। वो कौन से लोग होते हैं जो कुछ भी गड़बड़ी करने में सामने नेतागिरी करने को आते हैं? ह्यूमन राइट्स वाले। ह्यूमन राइट्स वालों के पास पहुंच गए। व्हाट इट क्लियर कि भाई राइट टू लिबर्टी का हनन हो रहा है वगैरह वगैरह। तो बोर्ड वाले देख रहे हैं भाई ठीक ठाक पढ़ाई लिखाई का गैप मिल जाए, हर एग्जाम के बीच में 4-5 दिन का गैप दे दो, ताकि कम से कम कंपार्टमेंट तक तो लोग पहुंच ही जाए एटलीस्ट।
इज दैट क्लियर? इसीलिए गैप दिया जाता है। नहीं तो डेज वर देयर, जब हम स्टूडेंट थे हमारे स्कूल लेवल पे तो डेली 2 एग्जाम होता था। फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो रहा है पूरा हिस्ट्री का, सेकंड शिफ्ट में ज्योग्राफी का हो रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में मैथ्स का पेपर हो गया, सेकंड शिफ्ट में लिटरेचर का पेपर हो गया। 12 पेपर होता था 6 दिन के अंदर। हाँ, छुट्टी मिलती थी बीच में जो संडे आता था। ग्रेजुएशन में जब पहुंचे तो आज भी याद है, बीकॉम सेकंड ईयर में 2 पेपर हमारे संडे के दिन हुए थे। अभी एलएलबी का पेपर भी लास्ट ईयर एक दिन संडे के दिन पड़ गया, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमन राइट्स वाले नहीं आते हैं, क्योंकि हम नेतागिरी कोई नहीं सुनेगा। तो अब ऐसा होता कम है बहुत। तो अकॉर्डिंगली नीड्स के हिसाब से ही बायर की प्रोडक्ट को ऑफर किया जाता है। सो मार्केट ऑफरिंग क्रिएट करना मतलब किस तरह का प्रोडक्ट बेचेंगे, उसकी प्राइस क्या होगी बच्चों, और किस साइज और क्वालिटी में उसको बेचा जाएगा, ये सब भी किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कस्टमर की नीड्स के ऊपर। एंड दिस इज ऑल्सो नोन एज व्हाट इज सेड टू बी मार्केटिंग। पोपड़े में बात गई, पोपड़े में बात गई भाई, पक्का? चलिए, सो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आपने वो 20 रुपीज का फ्रीटो लेस का चिप्स का पैकेट जरूर देखा होगा। बट अगर आप बात करें कि भाई हम कस्टमर को थोड़ा ज्यादा पैसा देने को अगर बोले, और उसी पैकेट की थोड़ी क्वालिटी इंप्रूव कर दें और क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ा दें, और उसको बोले 100 रुपए में खरीदो, तो शायद कस्टमर नहीं मिलेगा। बट आजकल एक वो शटल कॉक के डिब्बे की तरह चिप्स का पैकेट आने लग गया है, देखा आपने? हाँ, प्रिंगल का आता है, हर कंपनी का आता है प्रैक्टिकली। अब तो लेज वाले भी इसको लाने लग गए हैं, और वो 100 सवा 100 रुपए का होता है। और आपने देखा होगा कि उसमें हर चिप्स का जो साइज होता है इट इज एग्जैक्टली सेम। अब एक्चुअली वो किस लिए बनाया गया था? दैट वॉज एक्चुअली मेड फॉर एयरलाइंस। सर ऐसा आपको कैसे पता है? क्योंकि वो जो प्लास्टिक वाला पैकेट होता है, पॉलिथीन टाइप का, जो फूला फूला सा रहता है, उसके अंदर नाइट्रोजन भरी होती है। तो ये सोचा गया कि भाई एरोप्लेन में अगर इसकी सर्विस करेंगे तो कहीं लोगों को नुकसान ना हो जाए। और जो प्रिंगल वाला जो शटल कॉक के साइज का होता है, उसमें इस तरह का नाइट्रोजन कंटेंट नहीं होता। अब उतना ढेर सारा खाएगा कौन? तो उसके लिए एयरलाइंस के लिए छोटे डिब्बे बनाए गए। अब जब देखा एयरलाइन में लोग प्रेफर कर रहे हैं, तो बाजार में उसकी नीड क्रिएट हो गई और लोग उसको मांगने लग गए, तो वो ओपन मार्केट में भी इजिली अवेलेबल हो गया। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। बट उसमें चिप्स बनता कैसे, ये बात शायद आपको नहीं पता होगी। आलू प्रैक्टिकली बॉईल किया जाता है। बॉईल करने के बाद उसको एक सांचे में डाला जाता है और उस तरह की शेप दी जाती है। नहीं तो क्या ये पॉसिबल है कि पोटेटो से सेम साइज का चिप्स कटे? प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है। इसीलिए उसका टेस्ट थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिलेगा। खैर, customer value, buyers will purchase a product only if it is perceived having greatest benefit or value for money। इसी के लिए कंपनीज क्या करती हैं भाई, स्टार रेटिंग करवाती हैं, फीडबैक लेती हैं आपसे। और कितनी कंपनी तो एआई एनेबल्ड फीडबैक डाल देती हैं, और कितनी कंपनीज तो कूपन देती हैं कि भाई आप 100 से ऊपर फीडबैक दीजिए, आपको एक 100 रुपए का कूपन मिल जाएगा। कितने लोग आजकल इन्फ्लुएंसर्स बन गए अमेजोन पे, इनके थ्रू अगर लोग इन्फ्लुएंस होके गुड्स या सर्विसेज खरीदे तो अमेजोन इनको भी गिफ्ट देता है। तो आजकल कस्टमर वैल्यू इस तरह से आती है। कोई भी चीज आप खरीदते हैं, आप देखते हैं स्टार रेटिंग क्या है, 4.1 है तो चलो खरीद लो, 2.8 होगा तो क्या करेंगे, बिना खरीदे आप भी एक फर्जी कमेंट डाल देंगे कि इतनी नेगेटिव रेटिंग देखने के बाद मैं भी इसको नहीं खरीदना चाहता। तो कस्टमर वैल्यू का मतलब समझ में आ गया। एक्सचेंज मैकेनिज्म का मतलब क्या है? पैसे दो जूते लो। एक मूवी में सॉन्ग था, मूवी का नाम क्या था, याद है लोगों को? नहीं याद? अरे हम आपके हैं कौन भाई, भूल गए? स्टारिंग सलमान खान एंड माधुरी दीक्षित जी। तो वैसे यहाँ पे भी है, पैसे दो सामान लो, दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज मैकेनिज्म। खोपड़े में बात गई भाई। चलिए, so exchange is referred as the essence of marketing. It involves at least two parties, one is the buyer and another is the seller. Each party should be capable of offering something. Buyer क्या ऑफर करेगा भाई? मनी। और सेलर क्या ऑफर करेगा? प्रोडक्ट, दैट इज गुड और सर्विस। ईच पार्टी शुड हैव द एबिलिटी टू कम्युनिकेट एंड डिलीवर द प्रोडक्ट और सर्विस। कहने का मतलब, अगर आपने अमेजोन पे कोई प्रोडक्ट देखा और पिन कोड डाला 110001 न्यू दिल्ली, और यहां पे लिख रहा है कि भाई डिलीवरी पॉसिबल नहीं है, तो क्या एक्सचेंज हो पाएगा? मार्केटिंग हो पाएगी? बिल्कुल नहीं हो पाएगी। ईच पार्टी शुड हैव द फ्रीडम टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट द अदर पार्टीज ऑफर। अगर आपने किसी शॉपकीपर से अमेजोन पे कोई ऑर्डर ऐड टू कार्ट कर लिया, क्या जबरदस्ती वो आपके घर डिलीवर करके कॉलर पकड़ के पैसा निकलवा लेंगे आपसे? बिल्कुल नहीं निकलवा पाएंगे। द पार्टी शुड बी विलिंग टू एंटर इनटू ट्रांजैक्शन विद ईच अदर, दस एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन टेक्स प्लेस ऑन वॉलंटरी बेसिस। ये क्या डेमोक्रेसी की बात हो रही है। तो लॉजिक समझ में आ गया भाई, एक्सचेंज मैकेनिज्म में कौन सी 5 बातें इंपॉर्टेंट। चलिए, फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग, SGMPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, इसमें भी आ गया। गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। मार्केट में काफी चीजें ऐसी भी आपको नजर आती हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, मारुति की एक गाड़ी है जिमनी।
कोविड पीरियड में बच्चों इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ इंडिया में, बट इट वाज सोनली मेंट फॉर एक्सपोर्ट पर्पसेस, क्योंकि इंडिया में उसकी इतनी डिमांड नहीं थी। आज भी इसकी डिमांड उतनी ज्यादा नहीं है, बट अगर हाई दिन प्रोडक्ट लाएंगे और उसको मार्केट से विड्रॉ करेंगे तो कंपनी की जो रेप्यूटेशन है, चलिए विदुषी जी रेस्ट कर लीजिए, कंपनी की जो रेप्यूटेशन है इसकी कुछ टाइम में बैंड बज जाएगी। तो इसलिए कंपनी कह रही है अभी कुछ दिन चलते रहो, चलते रहने दो प्रोडक्ट को, हो सकता है कल को मार्केट आ जाए। तो किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने से पहले आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि मार्केट में उसकी प्रोस्पेक्टिव डिमांड क्या है। अगर उसकी प्रोस्पेक्टिव डिमांड बहुत ज्यादा है तो भाई उसकी लॉन्चिंग करेंगे और वो कंटिन्यू करेंगे। एंड मेनी अ टाइम इट हैपेंस कंपनी रन्स अ पायलट प्रोजेक्ट। पायलट प्रोजेक्ट को ये मतलब नहीं समझिएगा एक पायलट को प्रोजेक्ट दे दिया बनाने के लिए, नो। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ छोटा सा। आपने आईबी करिकुलम का नाम सुना होगा, इंटरनेशनल बैकलरेट, और इसको बोलते हैं आईजीसीएसई बोर्ड। ये इंपोर्टेड बोर्ड है आप बोल सकते हैं, जैसे सीबीएसई आईएससी है वैसे एक विदेशी बोर्ड है ये। सर फायदा क्या होता है ऐसे बोर्ड से पढ़ने से? ऐसे बोर्ड से पढ़ने से फायदा ये होता है कि भाई इनकी पढ़ाई थोड़ी सी डिफरेंट होती है। खैर अब बहुत ज्यादा ऐसा नहीं, हमारे एनईपी में सारी चीजें आ चुकी हैं, बट उसको इम्प्लीमेंट करना इज अ हार्ड टास्क चिल्ड्रन। बट आईबी में ऐसा नहीं है। अगर एक बच्चा भी स्कूल में बोले मेरे को फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के साथ इलेक्टिव सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, साथ में मैं इंग्लिश एंड फ्रेंच पढ़ना चाहता हूँ, तो भाई नॉर्मली तो इंडिया के 99% स्कूल्स में ऐसे कोई सब्जेक्ट की ऑफरिंग है ही नहीं। बट आईबी करिकुलम अगर आप लेते हैं और एक बच्चा भी अगर कहता है मेरे को बिजनेस स्टडीज पढ़ना है, तो उसके लिए स्कूल को अलग टाइम टेबल बनाना पड़े, बिल्कुल बनाएगा। सर एक बच्चे के लिए यस, आज एक बच्चा है कल को 5 होंगे 10 होंगे, और फिर अकॉर्डिंगली टीचर्स रखेंगे तो फीस भी इनकी बहुत ज्यादा होती है इन स्कूल्स की। तो आईबी करिकुलम को काउंटर अटैक करने के लिए ईयर्स अगो सीबीएसई ने सोचा कि भाई हम भी कुछ अलग करते हैं इस दुनिया में। तो दे केम अप विद अ न्यू करिकुलम कॉल्ड एज सीबीएसई आई, और इंडिया के लगभग 50-100 स्कूलों में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और सोचा 2-4 साल इसको चला के देखें, अच्छा चलेगा तो और स्कूल्स में इसको बढ़ाएंगे। बट इट टर्न्ड आउट टू बी अ वेरी बिग फ्लॉप शो, क्योंकि गड़बड़ी ना बच्चे में थी ना टीचर में थी, स्कूल के सिस्टम में थी। स्कूल नहीं चाहता था कि हमारे टीचर्स 5 दिन काम करें, क्योंकि यहाँ पे सिस्टम ये था सैटरडे संडे विल बी ऑफ। सैटरडे को बच्चों की छुट्टी होगी, सैटरडे को टीचर्स आएंगे अगले हफ्ते के लेक्चर की प्लानिंग करेंगे। अब देखा है टीचर खाली बैठे हुए हैं, नॉर्मल स्ट्रीम में कोई टीचर एब्सेंट है, चलो इनका अरेंजमेंट लगा दो। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई मीन टू से? तो आपने झाड़ू वाले को काम तो रखा झाड़ू करने के लिए, बट जिस दिन पोछे वाली एब्सेंट हो उससे पोछा भी लगवा लो, खाने वाली एब्सेंट होगा उससे खाना भी बनवा लो, तो ऑब्वियस सी बात है वो सब्जी भी झाड़ू लगा के ही बनाएगी। ओके, तो दीज वर द प्रॉब्लम्स और ये सिस्टम ध्वस्त हो गया हिंदुस्तान में। तो दिस इज कॉल्ड एज गैदरिंग एंड एनालाइजिंग मार्केट इंफॉर्मेशन। तो अब मार्केट में देखिए कि भाई आपका डिसीजन अप टू व्हाट एक्सटेंट सक्सेसफुल होगा। सबसे बड़े हमारे पेरेंट्स, सैटरडे को स्कूल बंद है, फीस इतनी ज्यादा लेना और शनिवार को छुट्टी दे दी, अब घर में इन भूतों को झेलेगा कौन? भूत मतलब बच्चे, वेरी गुड। तो स्कूल वाले कह रहे हैं अच्छा ठीक है भैया नॉर्मल स्ट्रीम में ही पढ़ाई कर लो। फिर कुछ क्लासेस में वो सॉफ्ट बोर्ड की जगह बढ़िया डिजिटल स्क्रीन्स लग गई, जो लोग ये इंटरनेशनल करिकुलम में थे, दूसरे बेचारे वही काले बोर्ड पे खड़िया वाली चौक से पढ़ रहे हैं। अब उनको थोड़ी इंफीरियर फीलिंग हो रही है, वो अपने आप को गिफ एंड गुड समझने लग गए हैं। तो यहाँ पे स्कूल्स में इंटरनली डिस्प्यूट होने लग गए। आई के टीचर्स की सैलरी ज्यादा थी, नॉर्मल टीचर कह रहा है मैं भी इसी करिकुलम में पढ़ाऊंगा, दूसरे में उसका मन ना लगे। तो दीज वर मेनी प्रॉब्लम्स, इस वजह से ये कोर्स एकदम ध्वस्त हो गया। चलिए आगे चलते हैं। टू प्लान आउट की भाई प्रोडक्शन क्या होगा, कैसे प्रोडक्ट का प्रमोशन किया जाएगा। अब प्रोडक्ट के प्रमोशन के लिए आप ले आए आलिया भट्ट जी को, और वो दनादन कोको कोला की बोतल का ढक्कन खोले पड़ी है, और लोगों को लग रहा है कि भाई आलिया भट्ट जी पी रही कोल्ड ड्रिंक तो हम भी पियेंगे। कुछ वो जुबां केसरी वाले चले आए। अब शर्म नहीं आती इन नालायकों को, छोटे छोटे बच्चों के सामने ऐसे प्रमोशन करेंगे जुबां केसरी जुबां केसरी। तो बच्चा भी अपने पापा से क्या कहेगा, पापा 5 रुपए दे दो। पापा कहेंगे अरे बड़े तुम सुधर गए, 5 रुपए पॉकेट मनी, बस अरे जुबां केसरी खरीदने जा रहा हूं। तो इन दैट केस मार्केटिंग की जो प्लानिंग है ये बहुत खराब है। अब तो पब्लिक जागरूक हो गई है खैर, तो इसीलिए अक्षय कुमार टाइप लोगों ने अपने आप को इस एडवर्टाइजमेंट से पीछे कर लिया थोड़ा सा। ठीक, क्योंकि अच्छे एक्टर है भाई, लोग उनकी बात मानते हैं। शाहरुख खान अभी भी वो काम कर रहे हैं क्योंकि वो एक्टर तो अब रहे नहीं। जीरो मूवी के बाद ऐसा श्राप दिया मैंने उनको, वो खुद ही लाइफ में जीरो हो गए। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज मेंट बाय मार्केटिंग प्लानिंग चिल्ड्रन। आपने प्लानिंग तो कर ली, एडवर्टाइजमेंट बड़े धड़ल्ले से कर दिया, करीना कपूर जी सैफ अली खान जी को एड में ले आए, एक ऐसा चाकू दिखाया करीना कपूर जी ने सैफ अली खान को, अपने आप बिना छुए चोट लग गई। तो लोग कह रहे हैं ये चाकू बहुत अच्छा है, इसी से सेब काटेंगे। बट मार्केट में एडवर्टाइजमेंट होने के बाद पब्लिक जब उसको मांगने जाती है बाजार में, तो शॉपकीपर के पास वो अवेलेबल होता ही नहीं है। क्या आपकी मार्केट प्लानिंग अच्छी थी? आपकी मार्केटिंग की प्लानिंग ठीक नहीं थी। तो सी टू इट कि आप जब भी प्रमोशन कर रहे हैं प्रोडक्ट का,
तो मार्केट में वो प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी क्रिएट हो जाए। तो एडवर्टाइजमेंट हो गया। एक मिल्क कंपनी थी, आपने उसका नाम सुना होगा, क्या नाम था उसका, ये मदर डेयरी, या मेरे को नाम शायद कंफ्यूज हो रहूंगा। जब इन्होंने एड स्टार्ट किया तो हर जगह गली मोहल्ले में एड लगवाना स्टार्ट किया, गाढ़ा मजा गाढ़ा मजा। अब लोग सोचे कि टोमेटो केचप का ऐड है, बाद में पता लगा मिल्क कंपनी का ऐड है, और उनके मिल्क की क्वालिटी बहुत अच्छी है। सो मार्केटिंग की प्लानिंग आपकी एकदम जबरदस्त होनी चाहिए। कोचिंग का एडवर्टाइजमेंट आ गया, 100 नंबर से कम आया तो पूरी फीस रिफंड हो जाएगी, और यहाँ एस्ट्रिक लग गया। इज दैट क्लियर? अब एस्ट्रिक में लिखा है कंडीशंस अप्लाई, क्या कंडीशंस है पता ही नहीं। एक पेरेंट के बच्चे के 98 मार्क्स आ गए, वो पहुंच गया कोचिंग, भाई फी रिफंड, क्योंकि आपने कहा था 100 से कम नहीं आएगा। कोचिंग वाले कह रहे हैं अरे भाई हमने बोला था कंडीशंस अप्लाई, और कंडीशन इज कि आपके बच्चे की 100% अटेंडेंस होनी चाहिए थी। हमने एक दिन टेस्ट लिया था और आपका बच्चा गायब हो गया, तो 100% अटेंडेंस है नहीं, तो ये तो चीट करने वाली बात हो गई सीधे सीधे। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। सो अगला है प्रोडक्ट डिजाइनिंग एंड डेवलपमेंट। आपने बच्चों किया मोटर्स का नाम सुना है? ये कोरिया में जब अपनी गाड़ी बेचते हैं तो क्वालिटी ऑफ द स्टील यूज्ड इज वेरी 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 गुड। हिंदुस्तान में जब इनकी गाड़ी बिकती है तो ये गाड़ी के मेन पार्ट्स में, डोर्स में और बैक डिक्की में थोड़ा हैवी ड्यूटी स्टील यूज करते हैं। छत पे दे यूज वेरी माइल्ड क्वालिटी स्टील, जिसकी वजह से इनकी कॉस्ट कार की काफी कम हो जाती है, और वो इंडिया में मारुति जैसे ब्रांड को कॉम्पीट कर पाते हैं। अब जब इनकी गाड़ी लड़ भिड़ गई, लोग मर गए, देखा गया कि भाई किया कंपनी तो बहुत अच्छी थी, बट ऐसा क्यों रहा है? तो इंडिया में ये पाया गया कि ये कंपनी अपनी कॉस्ट को कम करने के लिए स्टील की क्वालिटी में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर रही है। सुजुकी मोटर्स की एक गाड़ी आती है इंडिया में, मारुति की काफी फेमस गाड़ी है, स्टार्टिंग विद द लेटर एस, क्या नाम है भाई, सबको पता होगा? स्विफ्ट। गॉट इट क्लियर? अब स्विफ्ट गाड़ी ये लोग सुजुकी के नाम पे जापान में बेचते हैं, बट वहां की गाड़ी की जो क्वालिटी और जो इंडिया की गाड़ी की क्वालिटी है उसमें जमीन आसमान का अंतर है। अब अंतर यह है कि वहां की गाड़ी की क्वालिटी बहुत अच्छी है क्योंकि वहां के नॉर्म्स उस तरह के हैं। हिंदुस्तान में कोई बात नहीं, चार दफ्ती भी लगा दोगे तो भी इंसान गाड़ी खरीद लेगा। अब मिनिमम 2 एयरबैग्स अब चालू हो गए हैं कुछ सालों से, नहीं तो पहले इंडिया में तो गाड़ी में एक भी एयरबैग कंपलसरी नहीं था। नाउ एवरी कार हैज टू गेट अ मिनिमम ऑफ 2 एयरबैग, तो गाड़ियों की कॉस्टिंग थोड़ी सी बढ़ गई। बट पहले कंपनी इस बात पे ध्यान नहीं देती थी, और एनकैप रेटिंग वगैरह सब मजाक का कॉन्सेप्ट था इंडिया में। बट जब लोग मरने वगैरह लग गए तो गवर्नमेंट को लगा कि भाई बेइज्जती तो हमारी हो रही है इंटरनेशनल मार्केट में भी, इसलिए गवर्नमेंट ने ये कंपल्जन ला दिए। तो प्रोडक्ट की डिजाइनिंग फोर्ड और होंडा सस्ती क्यों नहीं कर पाते? बिकॉज दे डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज विद देयर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि अगर इंडिया में बेइज्जती हुई तो जिस देश में ओरिजिनली ये बिलोंग करते हैं वहां पे भी इनके प्रोडक्ट की सेल गिर जाएगी। क्या मारुति आपको बच्चों हिंदुस्तान के बाहर कहीं नजर आता है? क्या मारुति आपको हिंदुस्तान के बाहर कहीं नजर आता है? वंशी माइक को अनम्यूट कर ले और जवाब दें। मारुति नजर आता है हिंदुस्तान के बाहर? नो सर। नजर आता है, इट इज ओनली ऑपरेटिंग इन इंडिया। तो अगर थोड़ा घटिया भी बेच रहे हैं तो कोई समस्या की बात नहीं है, कोई भी इंटरनेशनल फेम में फर्क नहीं पड़ेगा। तो अदर कंपनीज लाइक मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, टोयोटा, दे मैन्युफैक्चर द प्रोडक्ट विच इज एट पार विद देयर इंटरनेशनल एक्सेलेंस, बट इंडिया में ऐसा नहीं होता है। सो टारगेट कस्टमर्स को वो प्रोडक्ट डिजाइन के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से बेस्ट बेनिफिट दे, ये कंपनी सोचती है। आपने नाम सुना होगा हॉर्लिक्स का, करेक्ट? जो हॉर्लिक्स आपको हिंदुस्तान में मिलता है और जो हॉर्लिक्स आपको विदेश में मिलता है, इसके टेस्ट में जमीन आसमान का अंतर होता है। जो सैमसंग का टैबलेट आप हिंदुस्तान में खरीदते हैं, डिक्सन टेक्नोलॉजीज मैन्युफैक्चर करती हैं, और जो यूएस में खरीदते हैं, क्वालिटी में जमीन आसमान का अंतर होता है। बिकॉज देयर रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट, कुछ गड़बड़ बेचे तो गए जेल के अंदर। हिंदुस्तान में वकील सही होना चाहिए, चरस गांजे को भी सफेद टैल्कम पाउडर डिक्लेयर कर दिया जाता है। विश्वास ना हो तो शाहरुख खान जी को कॉल करें। खोपड़े में बात गई? जगी जी आप बहुत ध्यान से मेरी बात सुन रहे हैं। चलिए भाई ये बात समझ में आ गई। तो प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है हमेशा कस्टमर के नीड के हिसाब से, किस तरह का हमारा टारगेट कस्टमर है। अब मारुति वाले बहुत बढ़िया टोयोटा की तरह गाड़ी बना दें, बहुत महंगी कर दें, क्या इंडिया में एक एवरेज कस्टमर कार खरीद पाएगा 15-20 लाख रुपए की? बिल्कुल नहीं। इसलिए उनको सस्ती गाड़ी बेचनी पड़ेगी। छोटा सा एग्जांपल एक और लूंगा यहाँ पे। आपने टाटा का एक ज्वेलरी स्टोर है चिल्ड्रन, क्या नाम है उसका? तनिष्क। तनिष्क। जनरली दे स्टार्टेड विद सेलिंग 22 कैरेट ज्वेलरी, आजकल ये 20 और 18 कैरेट में भी चले आए हैं। बट अब इनको लग रहा है कि भाई गोल्ड का प्राइस बहुत बढ़ता जा रहा है, तो इनको और सस्ता स्टोर चाहिए। तो टाटा वालों ने एक नया ब्रांड ओपन कर दिया अपने ज्वेलरी का, दैट इज मिया। किया के भाई नहीं है ये लोग, समझ में आ गया?
और यहाँ पे आपको 14 कैरेट तक की ज्वेलरी भी मिल गया जाएगी। था अभी भी तो। अब 14 कैरेट की रात ज्वेलरी, से तो निकल रहा है। बिकॉज नहीं, रात में प्रोडक्ट टप इज में। वेरी 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 एक्सपेंसिव, गोल्ड इज प्राइस्ड वेरी हेविली हाई। तो सस्ता बेचने के लिए क्या करना पड़ेगा? 14 कैरेट की ज्वेलरी आपको डिजाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कस्टमर्स अब क्या वो भारी भारी झुमके और पेंडेंट सेट पहन पाएंगे? पता लगा कान ही लटक गया। ऑफिस गोइंग लेडीज आर देयर जिनको स्मॉल पीस ऑफ ज्वेलरी चाहिए, तो दे विल गो फॉर व्हाट चिल्ड्रन? 14 कैरेट ज्वेलरी। तो अब इनको लग रहा है कि इनके टारगेट कस्टमर्स बदल रहे हैं। ज्यादातर ज्वेलरी स्टोर्स आजकल गोल्ड से हटके डायमंड बेचना चाह रहे हैं, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि भाई डायमंड है सदा के लिए। डिबेयर्स वगैरह एक कंपनी हुआ करती थी, आजकल डायमंड भी बहुत महंगा हो गया है, तो पीपल आर बाइंग सीवीडी डायमंड। ये क्या होता है सर? ये लैब ग्रोन डायमंड होता है, आपने लाइमलाइट कंपनी का एक नाम सुना होगा। प्लस ये मिया और टाटा का तनिष्क एंड ऑल दैट, ये आजकल दोनों डायमंड्स बेच रहे हैं। ये बता देते हैं कि नेचुरल है कि लैब ग्रोन है। नेचुरल डायमंड मान लीजिए एक रिंग में लेटर से 20,000 का है, तो लैब ग्रोन आपको 4-5-6 हजार में भी मिल जाएगा। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड? फंडामेंटल इज अंडरस्टूड भाई? समझ में आ गया टारगेट सर। कस्टमर? चलिए, स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग। मेरे दादाजी ने एक बार बचपन में पापा से बोला, गेहूं पिसवा लाओ और देखना K68 हो। तो मेरे को लगा AK-47 की बात कर रहे हैं क्या। तो व्हाट इज दिस K68? जैसे हम बोलते हैं ना श्री 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 1008 रविशंकर जी, बोलते ना। तो व्हाट इज दिस 1008? सर ये ग्रेडिंग है। महामंडलेश्वर क्या है ये? बाबाओं में ग्रेडिंग है। अघोरी बाबा, व्हाट इज दिस? ग्रेडिंग। अघोरी का मतलब समझते हैं क्या होता है? सर वो जो डेड बॉडीज खा जाते हैं। अरे डेड बॉडीज नहीं खा जाते भाई, गॉट इट क्लियर? मतलब जो भयंकर भूत प्रेत के ऊपर तंत्र विद्या में बड़े ही ज्यादा स्पेशलाइज होते हैं, सामने से निकल ना जाना, पता लगा निपटा देंगे तुम्ही को। और मेरी फोटो उठा ना देना इनको, पता लगे छोटा सा गुड्डा लेके पिन विन चुबो दी, मेरे यहाँ खून बहने लग गया। तो ये सब अघोरी बाबा लोग करते हैं, एक दो को मैं देखा भी हुआ है, मैं दूर से देख के भाग गया था। सो स्टैंडर्डाइजेशन एंड ग्रेडिंग यही होता है चिल्ड्रन। जब हम प्रोडक्ट की बात करते हैं, अगर आप लोकल टेलरिंग शॉप पे चले जाएं और 4 बार आप अपनी साइज की शर्ट सिलवाएं, मैं चैलेंज करता हूं 4 बार एक ही साइज की फिटिंग आपको मिले, ये जरूरी नहीं है। या अगर मिल भी जाए तो कभी 2 mm थोड़ी बड़ी हो जाएगी, कभी 2 mm थोड़ी छोटी, बिकॉज इट इज नॉट स्टैंडर्डाइज। हैंडमेड है, कपड़ा काट रहे, थोड़ा कभी ज्यादा कट गया 2-4 mm, थोड़ा सा कम कट गया। बट इफ द प्रोडक्ट इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग अ मशीन चिल्ड्रन, क्या 1 mm का भी फर्क आएगा? बिल्कुल फर्क नहीं आएगा। 50 बार कैफे कॉफी डे में जाके कॉफी पी लीजिए, अब ये ना हो कि पापा भी मेरे ऊपर चढ़ जाएं, सर आपने ऐसी बात बोल दी है, बच्चा डेली 500 रुपए मांग रहा है और 50 बार पी चुका है कॉफी, 25,000 खर्च हो चुका है। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। कैफे कॉफी डे की कॉफी आप कितनी बार भी पी लीजिए, द टेस्ट विल बी एग्जैक्टली सेम, मशीन मेड है। उतना ही पाउडर मिक्स होगा, उतना ही मिल्क सॉल्वेंट मिक्स होगा, उतना ही वाटर। बट घर में मम्मी अगर कॉफी बनाएंगी, एग्जैक्टली सेम टेस्ट पॉसिबल नहीं है। इज दैट क्लियर? कभी मम्मी ने थोड़ा ज्यादा प्यार डाल दिया, कभी थोड़ा कम प्यार डाल दिया। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड? तो घर का सामान स्टैंडर्डाइज टेस्ट का क्यों नहीं हो सकता भाई? एक चुटकी सिंदूर नहीं, गरम मसाले का टेस्ट आप क्या जाने बिना जुबान के टेस्ट बाबू। तो इट मे बी समटाइम्स स्पाइसी, समटाइम्स इट मे बी लेस स्पाइसी। तो देर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन। मार्केट में अगर किसी प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन का प्रॉब्लम है, क्या कस्टमर उसको रेपिटेडली परचेज करेगा बच्चों? बिल्कुल नहीं। इफ यू ऑलवेज गो एंड बाय अ लुई फिलिप टी शर्ट और वो अरमानी एक्सचेंज टी शर्ट, और आपको लग रहा है भाई इसका क्लॉथ बहुत बढ़िया, हमेशा ही अच्छा है, तो व्हाई इट इज बीइंग सोल्ड चिल्ड्रन? बिकॉज इट इज स्टैंडर्डाइज्ड इन ऑल एस्पेक्ट्स। इज दैट क्लियर? लोकल टेलर के पास चले गए, पता नहीं शर्ट का साइज कभी क्या बना देता है, कभी क्या बना देता है। तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड। तो अच्छी मार्केटिंग के लिए प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन होना बहुत जरूरी है। तो आप एक नॉर्मल आटे की चक्की पे जाते हैं और कहते हैं भाई K68 गेहूं को पीस के हमें आटा दे दो, और वो हमेशा यही आटा आपको दे रहा है, तो ही इज ऑल्सो स्टैंडर्डाइज। कभी आटे का टेस्ट कुछ और है, कभी कुछ और है। प्रॉब्लम कहां पे आ गई? स्टैंडर्डाइजेशन में। व्हाट इज ग्रेडिंग सर? दोनों में डिफरेंस होता है बच्चों। राइस आपने सुना होगा, राइस आईटीसी का आता है, वो इंडिया गेट राइस आपने देखा होगा। एक वो उनका ग्रीन कलर का बैग आता है, एक रेड कलर का बैग आता है। तो ग्रेडिंग जो अच्छी क्वालिटी है, थोड़ा लार्ज ग्रेन है, बासमती चावल महंगा मिलेगा। बासमती में भी मल्टीपल वैरायटीज आर दे, कोई 100 रुपए किलो का है, कोई 150 रुपए किलो का है, तो इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेडिंग। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया? तो स्टैंडर्डाइजेशन ensures the buyers conform to predetermined standards of quality, price and packaging। तो आपको इस प्रोडक्ट को जब पता है कि ये भाई A+ क्वालिटी का है,
जैसे आप गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें हॉलमार्किंग होती है, इजंट इट? तो अगर कोई शॉपकीपर हॉलमार्किंग गोल्ड बेच रहा है, क्या ज्यादा आपको वहां पे पंचायत करने की जरूरत है? नॉट एट ऑल। बट अगर गोल्ड हॉलमार्क नहीं है तो आप खरीदने से एक बार डरेंगे। सिमिलरली व्हेन यू बाय डायमंड्स, तो इंडियन ज्वेलरी एंड बुलियर्स एसोसिएशन, IJBA का एक कार्ड आपको मिलता है। उस कार्ड पे पूरी डिटेल एंड सब कुछ होता है कि वो डुप्लीकेट नहीं है। सो दिस एंश्योर्स व्हाट चिल्ड्रन, दैट प्रोडक्ट इज हाईली स्टैंडर्डाइज्ड इन नेचर। आप अपनी व्हीकल की सर्विसिंग कराने कंपनी आउटलेट लेके जाते हैं, दे फॉलो अ कंप्लीट प्रोटोकॉल। बट हो सकता है लोकल मिस्त्री से व्हीकल सर्विस करवा ली, कभी ग्रीस कम लगा दिया, कभी ज्यादा लगा दिया, एक बोल्ट कभी टाइट करना ही भूल गया, तो इट इज नॉन स्टैंडर्डाइज्ड। खोपड़े में बात गई, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब क्या होता है? खोपड़े में बात गई। चलिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्रेडिंग? प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए कि मैं 4 तरीके की कॉफी बेच रहा हूं अपने स्टोर में। एक है मिनी, एक है रेगुलर, और एक है लार्ज। तो दिस इज नॉट स्टैंडर्डाइजेशन चिल्ड्रन, इट इज ग्रेडिंग। तीनों में से कोई भी कॉफी आप कंज्यूम करिए बच्चों, द टेस्ट वुड बी एग्जैक्टली एंड ऑलवेज। दिस इज व्हाट स्टैंडर्डाइजेशन। आर पीपल गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? कार खरीदने आप गए, कंपनी कह रही भाई कौन सा मॉडल चाहिए स्विफ्ट का, आपको टॉप मॉडल चाहिए या VXI मॉडल चाहिए या ZX+ चाहिए विद एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम एंड ऑल। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? ग्रेडिंग। भैया कोई भी स्विफ्ट गाड़ी खरीद लो, इंजन भी अलग अलग होगा। सस्ते वाले में 2 सिलेंडर कम कर दो इनके में जरा, ऐसा कुछ नहीं है। इट वुड बी सेम इन ऑल रिस्पेक्ट्स। तो दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? स्टैंडर्डाइजेशन। तो आप मेरी कोई भी अकाउंटेंसी की, इकोनॉमिक्स की क्लास कर लीजिए, कैसा है कि जिस बैच में 90% वाले बच्चे, उसमें थोड़ा अच्छा पढ़ा दूं, दूसरे में बेकार पढ़ा दूं? ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का सिलेबस हर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में पूरे हिंदुस्तान में एक है। तो AICT का सिलेबस इज सेम। ये स्टैंडर्डाइजेशन अक्रॉस इंडिया है। बट भैया IIT दिल्ली है तो थोड़ा बेटर होगा, मुंबई है तो शायद उससे भी बेटर होगा, IIT मंडी है, IIT जम्मू है, पता लगा प्रोफेसर भी वो लेबर चौराहे से पकड़ के ले आए हैं। इज दैट क्लियर? हॉस्टल कितनी NITs में अपना नहीं है, किराए पे लिया हुआ है। तो यहां पे दे आर बिलो स्टैंडर्ड। आई रिपीट, दे आर बिलो स्टैंडर्ड। तो AICT सबको सेम सिलेबस प्रिस्क्राइब करता है। तो AICT हैज अ स्टैंडर्डाइज सिलेबस। बट कॉलेज में कहीं पे क्लब्स हैं इनोवेशन के, कहीं नहीं है। IIT मुंबई दिल्ली जो पुरानी IITs हैं, वहां पे तो ऑन्टरप्रेन्योरियल सेल वगैरह सब मिलेगा। बट नई IITs में भी डेवलप हो रहा है, तो दे आर बिलो स्टैंडर्ड, यू कैन से। लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया? इन्हीं स्टैंडर्डाइजेशन के बेसिस पे हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स की ग्रेडिंग कर देते हैं भाई। IIT ऊपर है, NITs थोड़े उससे नीचे हैं। रिसर्च में जाना है तो भैया आइजर नाइजर में चले जाओ। ओके। तो मान लो किसी को BSc करना है मैथ्स में, और उसको एडमिशन चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट में मिल रहा है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मिल रहा है। अब ग्रेडिंग के हिसाब से वो कहां जाएगा? चेन्नई मैथमेटिकल इंस्टीट्यूट इज मच बेटर देन दिल्ली यूनिवर्सिटी। स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन दोनों जगह डिफरेंट भी हो सकती है, सेम भी हो सकती है, बट सिलेबस स्टैंडर्डाइज्ड है। तो जब स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं तो बच्चों का स्टैंडर्डाइजेशन, इट इज व्हाट? ग्रेडिंग। बट सिलेबस की अगर बात करते हैं, जो पढ़ाना है, करिकुलम जो है, दैट इज स्टैंडर्डाइज। तो करिकुलम स्टैंडर्डाइज हो सकता है, बट टीचिंग ग्रेडेड होगी हमेशा। टीचिंग स्टैंडर्डाइज हो ही नहीं सकती, इम्पॉसिबल सी बात है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? समझ में आ गया? तो आप पढ़ते थे ना, मैनेजमेंट इज एन आर्ट, मैनेजमेंट इज अ साइंस। तो स्टैंडर्डाइजेशन साइंस है बच्चों। स्टैंडर्डाइजेशन इज अ साइंस, ग्रेडिंग इज व्हाट? इट्स एन आर्ट। इट्स एन आर्ट। लॉजिक समझ में आ गया? तो आप रेस्ट हो जाइए। अभी मैं गया था एक दिन, वो अरे कौन से थे अपने ये खाना खजाना वाले, संजीव कपूर जी, इनका येलो चिली करके एक रेस्टोरेंट है। तो वहां पे मैंने देखा भाई, सूप 195 रुपीज का था। फिर वहां पे एक सब्जी ऑर्डर की तो 425 रुपए की थी। रोटी 90 रुपए की। मैंने कहा भैया 1 किलो में सूंघ के काम चला लूंगा। और 90 रुपए की 2 रोटी मंगाई, 2 लोग ने, और पूरी वही नहीं खा पाए। इतनी भयंकर 6-7 लेयर की रोटी थी, और रोटी की थी, रोटा था पता ही नहीं लगा। इज दैट क्लियर? तो अब इस तरह के रेस्टोरेंट में आप ऑल इंडिया कहीं पे भी खाना खाइए, द फूड क्वालिटी एंड द टेस्ट वुड रिमेन सेम। तो ये क्या हो गया भाई? स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। अब उनके मेन्यू में प्लेन पराठा 60 रुपए का, लच्छा पराठा 90 रुपए का, गार्लिक पराठा 125 रुपए का। इट इज व्हाट? ग्रेडिंग। ग्रेडिंग। तो क्लासिफिकेशन इज मेंट एज व्हाट चिल्ड्रन? ग्रेडिंग। कैसे याद रखेंगे? जी थोड़ा सा सी का शेप लेता है, तो इट इज क्लासिफिकेशन। फंडामेंटल लॉजिक इज अंडरस्टूड वेल और नॉट? पक्का? कंफर्म? समझ में आ गया? चलिए।
तो क्रैश कोर्स की ग्रेडिंग नीचे होगी, रेगुलर कोर्स की ऊपर होगी। रेगुलर कोर्स में भाई क्लासेस ज्यादा है तो ज्यादा पढ़ाएंगे, क्रैश कोर्स में क्लासेस कम है थोड़ा कम पढ़ाएंगे, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाएंगे। इट इज ग्रेडिंग। तो रेगुलर कोर्स में पूरा डेरिवेशन सिखाएंगे, क्रैश कोर्स में सिर्फ फॉर्मूला बताएंगे। एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन? पक्का तो याद रखिएगा, ये मीडियम लार्ज और ये सब जो होता है इट इज व्हाट, ग्रेडिंग। बट टेस्ट कोई भी कॉफी पी लो, इट इज सेम, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। एनी डाउट्स इन अंडरस्टैंडिंग दिस चिल्ड्रन? तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, सर दोनों जगह लिखा है क्वालिटी एंड प्राइस। हाँ बिल्कुल, क्वालिटी दोनों जगह है, क्लासेस के हिसाब से प्राइस भी कम होगी। मैकडॉनल्ड्स का बर्गर आप पूरे इंडिया में कहीं खा लीजिए, अगर 49 रुपी रेट है आलू टिक्की का, हर जगह 49 है। एक बार मैं गया था केएफसी न्यू दिल्ली, एक स्टोर में देखा तो मोजिटो का प्राइस थोड़ा 2-3 रुपए सस्ता था, एक में 2-3 रुपए महंगा था। अब मेरे आदत को तो आप जानते ही हैं, बाल की खाल नोचने वाला इंसान। तो मैंने पूछ लिया, भैया उस स्टोर में इट वॉज चीपर, आपके स्टोर में 3 रुपए प्राइस ज्यादा है। कह रहा सर दैट वॉज अ कंपनी आउटलेट, हमारा फ्रेंचाइज है तो हमारे चार्जेस 1-2 रुपए ज्यादा है। इज दैट क्लियर? क्या आप इसे स्टैंडर्डाइजेशन बोलेंगे? नो। हाँ, अब स्टैंडर्डाइजेशन कहां पे है? जो कंपनी आउटलेट्स है प्राइसेस आर लेस, जो फ्रेंचाइज है प्राइसेस आर मोर। इज दैट क्लियर? तो यहां पे आप ग्रेडिंग के कॉन्सेप्ट की फिर बात कर रहे हैं। दो तरह के हमारे सो कॉल्ड आउटलेट्स होंगे, एक कंपनी आउटलेट होगा और एक फ्रेंचाइज स्टोर होगा। फंडामेंटल अंडरस्टूड भाई? फंडामेंटल अंडरस्टूड। कस्टमर सपोर्ट सर्विस, ये कस्टमर अगर खाना खा के रेस्टोरेंट में उल्टी कर रहा है तो उसको सपोर्ट करेंगे? नहीं भैया, कस्टमर सपोर्ट का मतलब होता है कि भाई आपने प्रोडक्ट खरीदा, उसके बाद आपकी कोई क्वेरी, आजकल वो फोन नंबर होते हैं ना 1800 123 123, याद है? तो आप यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, 90% केसेस में तो कॉल आपका उठेगा नहीं। अच्छा कॉल सेंटर होगा तो आईवीआर पे ले जाएगा, आईवीआर में आपको पकाएगा काफी, फिर आप कहेंगे जाओ जाने दो कोई फर्क नहीं। बट हमारे जैसे बात थोड़ा आएंगे, सीधे 9 नंबर दबाते हैं, पता है 9 नंबर पे कस्टमर से बात हो जाएगी सीधे। ये आईवीआर में एकदम लास्ट रिस्पॉन्स रहता है। तो दिस इज कॉल्ड एज कस्टमर सपोर्ट सर्विस। कुछ बच्चे मेरे को क्वेश्चन भेजते हैं और मेरे से जाते हैं कि सर उसका आंसर व्हाट्सएप पे दे दें, इट इज अगेन व्हाट चिल्ड्रन, कस्टमर सपोर्ट सर्विस। समझ में आ गया? समझ में आ गया? सो देयर आफ्टर पैकेजिंग एंड लेबलिंग क्या होता है भाई? दो बातें याद रखिएगा बच्चों, वन इज पैकिंग, अदर इज पैकेजिंग। कभी मार्केट में आपने वो कोल्ड ड्रिंक खरीदी हो कैंपा 10 रुपए वाली, तो कोल्ड ड्रिंक का जो टॉयलेट वाटर बॉटल के अंदर भरा है वो पैकिंग है, और पूरे 25 या 30 बॉटल्स का जो एक प्लास्टिक पैक बनाया जाता है दैट इज नोन एज पैकेजिंग। समझ में आ गया? रेस्टोरेंट में खाना लेने आप गए तो उन्होंने एक डिब्बे में, फूड ग्रेड प्लास्टिक के डिब्बे में खाना पैक कर दिया, ये पैकिंग होगा, व्हाट, पैकिंग। इसके बाद एक कैरी बैग में उसको दे दिया, इट इज व्हाट, पैकेजिंग। बट गाड़ी खरीदने गए मार्केट से तो वहां पे ना पैकिंग होता है ना पैकेजिंग होता है। व्हाट इज लेबलिंग? प्रोडक्ट के ऊपर प्रोडक्ट की सारी जानकारी, क्या क्या कूड़ा कबाड़ इसके अंदर मिला हुआ है, इज दैट क्लियर? इसकी मैन्युफैक्चरिंग कहां पे हुई है, मार्केटिंग कौन कर रहा है अगर डिफरेंट है तो, एक्सपायरी डेट क्या है, खाने पीने के सामान में होता है बेस्ट बिफोर और मेडिसिन में भी होता है। तो लेबलिंग को हम बोलते हैं इट इज अ सेल्फ सेल्समैन, आई रिपीट इट इज अ सेल्फ सेल्समैन। तो जैसे आपका बायोडेटा होता है वैसे प्रोडक्ट के बायोडेटा को आप क्या बोलते हैं, लेबलिंग बोलते हैं। तो कंपनी जब शेयर इशू करती है तो प्रोस्पेक्टस देती है ना भाई, तो प्रोस्पेक्टस भी क्या है, एक तरह के शेयर की लेबलिंग ही तो है, कंपनी के बारे में सारी जानकारी दे रही है। तो वैसे ही प्रोडक्ट का या सर्विस के बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन कहां से मिलेगी आपको, उसके ऊपर जो स्टिकर लगा है, इट्स लेबल बेसिकली। अंडरस्टूड दिस? अंडरस्टूड दिस? मोबाइल फोन आप खरीदते होंगे उसके डिब्बे में प्राइस, मैन्युफैक्चरिंग डेट, क्या उसके अंदर वो क्या कहते हैं वर्जन है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम का, मोबाइल फोन का मॉडल नंबर क्या है, उसका कस्टमर केयर नंबर क्या है, कहां पे उसकी मैन्युफैक्चरिंग हुई है, इंपोर्ट कब हुआ है, ये सब कुछ इज कॉल्ड एज अगेन चिल्ड्रन व्हाट, लेबलिंग। और प्रोडक्ट अगर किसी पर्टिकुलर ब्रांड टैग को कैरी कर रहा है तो उसकी ब्रांडिंग भी फिर उसके ऊपर हो जाती है। लोकल छाप प्रोडक्ट है तो ब्रांडिंग नहीं होगी। मैकडॉनल्ड्स में कभी आपने होम डिलीवरी मंगवाई होगी या कभी आपने पार्सल करवाया होगा, तो कैरी बैग आपको एक देते हैं, यस और नो? 10 रुपए भी कभी कभी ले लेते हैं कई जगह पे, तो उसके ऊपर भी स्टिकर आपको क्या मेरे नाम का नजर आएगा, संकट मोचन, मैकडॉनल्ड्स का ही नजर आएगा। इट इज व्हाट चिल्ड्रन, ब्रांडिंग। इज दैट क्लियर? मैं ब्रांडिंग का एक और एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। जैसे मैं वीडियो सेटिंग्स में यहाँ पे गया, और वीडियो कहाँ है भाई, वीडियो नजर नहीं आ रहा, नहीं आ रहा है नजर। और यहाँ पे वीडियो में एक जगह नजर आएगा चूज वीडियो फिल्टर। अब वीडियो फिल्टर में मैंने मान लीजिए लगा दिया अपना टैग FESM, व्हाट इट क्लियर?
तो अगेन इट इज व्हाट, मेरे सारे वीडियोस में आपको नजर आता होगा। जो बच्चे ऑफलाइन क्लास बोलेंगे सर तो उल्टा नजर आ रहा है, क्योंकि वीडियो में वो सीधा नजर आएगा, तो मैंने इसको यहाँ पे मिरर इमेज कर दिया है। तो दोज हु आर अटेंडिंग ऑनलाइन क्लास उनको FESN सीधा नजर आ रहा है, जो ऑफलाइन लेक्चर में उनको उल्टा नजर आ रहा है। यस और नो? तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? इट इज कॉल्ड एज ब्रांडिंग। वो ठप्पा आपको हर जगह नजर आएगा। समझ में आई बात? आपके पापा मम्मी ने भी आपकी ब्रांडिंग की होगी, अपने 5 उंगलियों का ठप्पा लगाया होगा जब आप कुछ गलत हरकत करते होंगे, तो वो भी एक तरह की ब्रांडिंग है। प्राइसिंग ऑफ प्रोडक्ट, प्राइसिंग करने के मल्टीपल तरीके होते हैं। पर्टिकुलर कॉस्ट इज डिसाइडेड, उस कॉस्ट के ऊपर हम एक परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट जोड़ते हैं, इसको बोलते हैं कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। कभी कभी होता है कि स्टार्टिंग में प्रोडक्ट का प्राइस बड़ा हाई होता है, और जैसे जो बिकने लग जाता है तो 4-6 महीने में हमारे प्रॉफिट लगभग आ चुके होते हैं, हम क्या करते हैं उसका प्राइस कम करते हैं। मतलब ऊपर की जो मलाई है वो हमने खा ली, और नीचे का जो छाछ बचा वो आपको पिला दिया। इसको बोलते हैं स्किमिंग प्राइस। व्हाट? स्किमिंग प्राइस। गॉट इट क्लियर? तो मल्टीपल मेथड्स ऑफ प्राइसिंग आर देयर। मेनी अ टाइम्स कंपनी जब प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करती है तो वहां पे कस्टमर बेस ज्यादा मिले, इसलिए इंट्रोडक्टरी प्राइस थोड़ा कम रखा जाता है। जैसे जैसे मार्केट में इस्टेब्लिशमेंट होता रहता है, लोग ज्यादा आते हैं, तो प्राइस को क्या करते हैं, धीरे धीरे बढ़ाने लग जाते हैं। ओके। व्हाट इज प्रमोशन? कैसे प्रोडक्ट को ज्यादा मार्केट में इंड्यूस किया जाए। यहां पे हम एडवर्टाइजमेंट की बात करेंगे, जो पेड फॉर्म होना चाहिए और इम्पर्सनल होना चाहिए। तो अगर बीका जी नमकीन में अमिताभ बच्चन जी आ रहे हैं, तो आपके घर थोड़ा चले आए, वो एक वीडियो के अंदर आपको नजर आ रहे हैं, तो इट इज इम्पर्सनल बट पेड है। मैं अगर आपको बोलूं कि भाई कुंभ मेले में जाइएगा, एक बेंगलुरु का आउटलेट है, वहां पे बहुत बढ़िया कॉफी मिलती है, वो लोग मेरे को कोई पैसा नहीं दे रहे हैं बच्चों, इट इज नोन एज पब्लिसिटी। खोपड़े में बात गई। और अगर आपके घर में या आपको किसी स्टोर के बाहर या कहीं पे भी कोई ह्यूमन बीइंग मिल रहा है और वो आपको प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन कर रहा है, व्हाट ही इज डूइंग? सेल्स प्रमोशन या पर्सनल सेलिंग आप उसको बोल सकते हैं। तो 3 बातें बहुत जरूरी होती हैं प्रमोशन में। वन इज सेल्स प्रमोशन, जो पर्सनल होना चाहिए और पेड है। वन इज एडवर्टाइजमेंट, पेड है बट इम्पर्सनल है। थर्ड इज पब्लिसिटी, जो अनपेड भी है एंड पर्सनल इन नेचर है। आप बोलते हैं ना अपने दोस्त से, यार मैकडोनल्ड गए थे, बहुत बढ़िया बर्गर उनके आया है, इट इज व्हाट? इट इज नोन एज पब्लिसिटी, क्योंकि मैकडोनल्ड्स आपको इसके लिए कोई पैसा नहीं दे रहा है। मेकिंग प्रोडक्ट अवेलेबल और मूविंग इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, इट इज नोन एज व्हाट? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये ना सोचिएगा फिजिकल एजुकेशन के एग्जाम में सबको क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो फिजिकल एजुकेशन, ये फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। तो जैसे अमेजोन वगैरह में आप कुछ ऑर्डर करते हैं तो उनके लॉजिस्टिक्स से थ्रू आपके घर तक सामान आ जाता है। सब्जी मंडी आप सामान खुद ही खरीदने चले गए, या ब्लिंकिट पे आपने ऑर्डर कर दिया, इट इज व्हाट चिल्ड्रन? फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें आप चैनल्स और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। एरोप्लेन आपने खरीदा, डिब्बे में पैक होके होलसेलर के थ्रू आएगा, डायरेक्ट फैक्ट्री आउटलेट से कंज्यूमर के पास आएगा। तो चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जब सीधे फैक्ट्री से कंज्यूमर के पास हो तो इसे क्या बोलते हैं? जीरो लेवल। बीच में एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट आ गया। जैसे अमेजोन से कुछ आप ऑर्डर करते हैं तो अमेजोन सेलर है, अमेजोन के अपने लॉजिस्टिक्स है, बट हम उसको अलग ही मानते हैं, और एक आप बायर हो गए, तो ये वन चैनल हो गया। बीच में होलसेलर और रिटेलर है तो टू चैनल। अब ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, किस तरह का प्रोडक्ट है, कितनी दूर उसको लेके जाना है, अकॉर्डिंगली चैनल्स बढ़ भी सकते हैं और घट भी सकते हैं। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? तो यूएस वगैरह में ज्यादातर बच्चों 0 या 1 चैनल का प्रयोग होता था, बट इंडिया जैसी कंट्री में सिंगल चैनल यूज करना इज वेरी एक्सपेंसिव, बिकॉज इतना बड़ा देश है तो कोई भी एक पर्सन इतने ढेर सारे आउटलेट्स ओपन नहीं कर सकता। तो अगर आप वुडलैंड के स्टोर में जाके वुडलैंड का जूता खरीदते हैं, इट व्हाट चिल्ड्रन? सिंगल चैनल। जीरो नहीं होगा, जीरो तब होगा जब फैक्ट्री से ही सीधे आप माल उठा लें। ओके। बट अगर आप किसी एबीसी फुटवेयर से जाके वुडलैंड का जूता खरीद रहे हैं, तो एक वुडलैंड की फैक्ट्री थी, एक होलसेलर था, एक कैरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट था, एबीसी स्टोर रिटेलर था, और फिर आप आ गए, तो टोटल 3 लोग बीच में इन्वॉल्व हुए। इट इज 3 चैनल। फंडामेंटल अंडरस्टूड वेल? ट्रांसपोर्टेशन तो आसान है, इसी में कवर हो जाएगा। स्टोरेज और वेयर हाउसिंग, प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग से लेकर उसकी सेल तक देयर इज अ टाइम लैग। जैसे कुंभ मेला नहाने आए लोग सड़क पे पड़े हुए हैं, क्या वैसे गुड्स को सड़क पे छोड़ देंगे? नो। तो लोगों की भी वेयर हाउसिंग करवाई गई, कुछ कॉलेजेस और स्कूल्स खोल दिए गए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी कैंपस खोल दिया गया। अब कुछ वहीं पे अपनी पौ बारह करने में तैयार हैं, लोग सो रंग रात में बैग लेके भाग लेंगे, पता लगा बैग के अंदर गंदे कपड़े उनको मिले, सूंघ लिए तो बेहोश हो गए, फटी चप्पल मिली, तो वो लोग आज क्लास में भी नहीं है एक्चुअली में। चलो भाई, समझ गए सारे के सारे फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग भाई?
आते हैं मार्केटिंग और सेलिंग में डिफरेंस क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। Selling is only the part of the process of marketing. Just transfer of ownership is called as a selling, children. But right from the stage जहां पे आप आइडिया कंसीव करते हैं क्या बेचना है, till after sale service, it is all marketing. सेलिंग के केस में टाइटल ट्रांसफर होता है, मार्केटिंग में फोकस है कि कस्टमर शुड बी हाईली सेटिस्फाइड। तो अगर आपने किसी शॉप पे विजिट किया या ऑनलाइन कुछ सामान खरीदा और सामान बेचने के बाद वो आपको भूल गए, दे ओनली डिड व्हाट, सेलिंग। सामान बेचने के बाद बाप रे बाप, अब रिव्यू दे दीजिए, अच्छा फीडबैक दे दीजिए, अच्छा कैसा लगा, फिर एक कॉल भी आ जाएगा पीछे से, इट इज ऑल मार्केटिंग। मारुति की गाड़ी खरीद लीजिए, सर्विस स्टेशन जाइए, पहले तो एकदम भिखारी और दलिद्र की तरह खड़े रहिए, कब आपका नंबर आएगा। गरीब लोग बहुत ज्यादा है क्योंकि वहां पे फिर गाड़ी सर्विस भी आपने करा ली, कोशिश करिएगा सामान ना पार हो जाए गाड़ी में से, और फिर आप वापस घर चले आए, जाइए बाढ़ में, हमसे क्या मतलब। फोर्ड की सर्विस, आपको एक हफ्ते बाद कॉल आता है, सर गाड़ी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, खाली हुए काम तो है नहीं, इसी सब में स्टाफ को बिजी रखो, इट इज व्हाट, मार्केटिंग। इज दैट क्लियर? तो दे वांट टू बिल्ड अ ट्रस्ट ऑफ देयर ब्रांड विद द कस्टमर। हिंदुस्तान में ट्रस्ट कैसे डेवलप होता है? फ्री में दे दो, सस्ता दे दो, जहर भी दोगे तो हम ट्रस्ट डेवलप कर लेंगे, बट हमें चीजें किस में चाहिए? फ्री में चाहिए। अंडरस्टूड? और इसीलिए इतने ओटीपी फ्रॉड वगैरह यहां पे होते हैं, क्योंकि यहां का आदमी बड़ा लालची टाइप का है। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स एम करता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में, बट मार्केटिंग एम्स टू मैक्सिमाइज व्हाट चिल्ड्रन? कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन। ज्यादा से ज्यादा हमारे कस्टमर खुश रहें। अब डेली क्लास के बाद मैं आपको एक मैसेज भेजूं, भाई रेटिंग करिए आज की क्लास की, आप कहेंगे क्या फर्जी नौटंकी है सर, आई एम डूइंग व्हाट, मार्केटिंग। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर? चलिए, स्टार्ट एंड एंड ऑफ एक्टिविटीज। जैसे ही कस्टमर मिला, सामान बेच के उससे पैसे लिए, बस जाओ खुश रहो, इट इज सेलिंग। मच बिफोर प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड कंटिन्यू इवन आफ्टर द प्रोडक्ट हैज बीन सोल्ड, दैट इज मार्केटिंग। तो अभी जब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा था, येलो चिल्ली पे हम लोग डिनर कर रहे थे, परसों रात की बात है, तो वहां पे उनके मैनेजर आए, सर ये कैसा लग रहा है खाना? मैंने, बहुत बढ़िया खाना है। अब ज्यादा बातचीत करते तो और पकाते। इज दैट क्लियर? तो प्रोडक्ट इज व्हाट चिल्ड्रन, व्हाट दे वर डूइंग, सेलिंग और मार्केटिंग? दे वर डूइंग मार्केटिंग। समझ में आया? बट एक चीज में चूक गए वो लोग, जाते जाते ये नहीं बोले थैंक यू सर, फिर विजिट करिएगा, तो उनकी मार्केटिंग थोड़ी सी इनकम्प्लीट थी। समझ में आ गया? जोमैटो वाले दिन भर सास बहू और वो, ठीक है, ये लोग क्या लेते हैं, पिज्जा चाउमीन और आप, तो ये लोग दिन भर क्या करते रहते हैं? ये दिन भर मार्केटिंग करते रहते हैं। समझ में आ गया? ट्रैफिक में फंसे हैं कुंभ मेले में, व्हाई नॉट ऑर्डर पिज्जा? ये आपकी खोपड़ी वैसे खराब है, 50 किलोमीटर 18 घंटे ट्रैफिक में पड़ता है, ये कह रहे पिज्जा ऑर्डर कर दीजिए। तो ये सब भी क्या हो रहा है भाई? मार्केटिंग चल रही है। समझे इस बात को? एम्फेसिस, सेल्स के केस में एम्फेसिस है सिर्फ और सिर्फ कस्टमर को प्रोडक्ट उसके हिसाब से बेचना है, बट यहां पे स्ट्रैटेजी की कस्टमर की नीड कैसे क्रिएट कर दी जाए। जब घर में ढेर सारी चाची मौसी दादी हुआ करती थी, आपस में पंचायत करते थे, लड़ते झगड़ते थे, टाइम बीत जाता था। अब परिवार छोटे हो गए तो किसकी जरूरत पड़ी? एलेक्सा की। और इतना एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, इतना एडवर्टाइजमेंट दिखाएंगे, 2-4 दिन में तो फील हो जाएगा। अगर एलेक्सा घर में नहीं आया तो पिछड़ी जाति एवं जनजाति वाला सर्टिफिकेट ना बनवाना पड़ जाए। तो मेनी प्रोडक्ट्स वी डू बाय ओनली सीइंग द एडवर्टाइजमेंट्स। अगर एडवर्टाइजमेंट आपको नजर नहीं आएगी तो क्या इतनी बाइंग आप करेंगे जितनी आप करते हैं? एब्सोल्युटली नॉट। दिन में 20 बार जोमेटो वाले पिज्जा के लिए आपको याद दिलवा रहे हैं, तो भाई 10 बार 20 बार अगर पिज्जा के लिए याद दिलवाएंगे तो कभी ना कभी तो आप पिज्जा ऑर्डर कर ही देंगे। समझ में आ गया? डिफरेंस इन स्ट्रैटेजीज। सेलिंग में स्ट्रैटेजी है प्रमोशन की, और कस्टमर को परेशान करते रहो, बंबू करते रहो, पच्चड़ करते रहो, तू खरीद ले, तू खरीद ले, तू खरीद ले, तू खरीद ले, 100 में से 2 तो खरीद ही लेंगे। समझ में आ गया? मैंने अपने बेटे से बोला व्हेन ही वाज इन कोटा कि भाई तुम ऐप डाउनलोड कर लो, कुछ ऑर्डर करना है तो ऑर्डर। कह रहा पापा बड़ा परेशान करते हैं लोग, हर दिन इनका नोटिफिकेशन आता रहता है। तो व्हाट आई डू, जैसे किसी ऐप से ऑर्डर किया, सामान आ गया, फिर मैं उसको डिलीट मार देता हूँ। बट इतना स्मार्ट सिस्टम है इन लोग का, ऐप डिलीट करने के बाद भी इनकी आत्मा नहीं जाती। मरने के बाद शरीर से आत्मा निकल जाएगी, बट ऐप डिलीट करने के बाद इनके नोटिफिकेशन ना निकल, पता नहीं कहां छुपे रहते हैं नोटिफिकेशन सारे सारे। और कहीं आप मोबाइल चेंज कर दीजिए और दूसरी ईमेल आईडी लॉगिन करिए, ये चोर उसको भी पकड़ लेंगे। ओके, सो हेयर इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एफर्ट्स आर इन्वॉल्व, प्रोडक्ट का प्रमोशन का, प्राइसिंग एंड फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। तो अमेजॉन सिर्फ प्राइस सस्ती नहीं देता,
ब्लिंकिट सिर्फ प्राइस सस्ती नहीं देता, डिलीवरी की स्पीड भी फास्ट होनी चाहिए, रिटर्न इजी होना चाहिए। तो हिंदुस्तान जैसे देश में आज जो लोकल दुकानदार परेशान है, वो सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि एक जमाने में लोकल शॉपकीपर्स कस्टमर को अपने पिताजी का नौकर समझा करते थे। प्रोडक्ट वापस देने आ गए, हाय राम, ऐसी गंदी शक्ल से देखते थे जैसे बिटिया का रिश्ता तोड़ दिया इन्होंने। अमेजोन वगैरह इसी में आगे चले गए, कस्टमर सामान वापस दे रहा है, ले लो, कौन अमेजोन की जेब से पैसा जा रहा है? जो सेलर है, नुकसान तो उसका हो रहा है। इज दैट क्लियर? समझ में आया भाई? चलिए, तो कॉन्सेप्ट तो आसान था। द प्रोसेस चिल्ड्रन, पहले टारगेट मार्केट चुनिए, कहां पे लोगों को बनाना है बेवकूफ। उसके बाद कस्टमर्स जहां ग्रो कर रहे हैं वहां जाइए। क्रिएट एंड डेवलप अ कम्युनिकेशन फ्रॉम सुपीरियर वैल्यूज, कस्टमर को आप दे पाए, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट डिलीवर कर पाए। पहले लोग कपड़े खुद धोया करते थे, उसके बाद वॉशरमैन की नीड आ गई, उसके बाद प्रोफेशनल वॉशरमैन की नीड आ गई, जिसको आप ड्राई क्लीन स्टोर बोलते हैं। और अब एक नया वॉशरमैन आ गया है मोहल्ले में, क्या नाम है उसका भाई? टंबल ड्राई। और ये ढेर सारे सेलर्स इस तरह के बड़े शहरों में क्यों नजर आते हैं भाई? क्योंकि वहीं पे छोटे शहरों से बच्चे जा रहे हैं जॉब वगैरह करने के लिए। जॉब के ऑफिस आवर्स इतने ऑड हैं कि उन बेचारों के पास कपड़े धोने का भी समय नहीं है। टंबल ड्राई ने इस प्रॉब्लम को बिजनेस बना लिया। वो मोदी जी का एक डायलॉग है ना, आपदा में अवसर, तो आपदा में अवसर तलाश लिए। इज द क्लियर? कितने लेट ऑफिस आवर्स हैं, रात को सोएंगे लेट तो सुबह उठेंगे लेट, तो रास्ते में सैंडविच की दुकानें खुल गई, पोहा जलेबी बेचने की दुकान आप खोल ले एक। तो इस तरह से मार्केट प्रैक्टिकली ग्रो होता है चिल्ड्रन। बच्चे तो पैदा कर लिए, हस्बैंड वाइफ दोनों जॉब में चले गए, तो बच्चों को पालेगा कौन? कौन पालेगा भाई? चेकोस्लोवाकिया वाले, क्रैच वाले। वहां पे बच्चा अपना गोद दे दिया आधे घंटे 4 घंटे के लिए, और 20 साल बाद बोलेंगे बच्चा हमारी इज्जत नहीं करता। आपने उसको इज्जत करना सिखाया कहाँ? आपने तो बस पैदा करके पालने के लिए छोड़ दिया, और ये तो भाई धर्म ग्रंथों में भी लिखा है, पालने वाला पैदा करने वाले से महान होता है। तो क्रच वाली जो गवर्नेंस है उनकी इज्जत ज्यादा है, और ओरिजिनल माँ बाप की इज्जत थोड़ी कम हो गई। फंडामेंटल इज अंडरस्टूड, इसीलिए पारिवारिक वैल्यूज आजकल कम होती जा रही है। चलें भाई आगे। तो बचपन में माँ बाप बच्चे को कहाँ छोड़ाए थे? क्रच में। जब माँ बाप बूढ़े हो गए तो बच्चे बोल रहे हैं हमने भी आपके लिए क्रच ढूंढ लिया है। क्या है उस क्रच का नाम? ओल्ड एज होम। ओह, समझ में आ गया? तो जिसके जिसके पापा मम्मी उसको क्रच में छोड़ के आए हैं, ये लेक्चर का पार्ट पापा मम्मी जरूर दिखा देंगे वो लोग, ओल्ड एज होम जाने की तैयारी कर ले। चलिए भाई, व्हाट आर द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज? मैंने आपको बताया था ना, किसी जमाने में बिजनेसमैन क्या सोचता था। जैसे मेरे पापा मेरे को बताते थे, दादाजी की बिजनेस करने की स्ट्रेटजी क्या थी? बेटा वो बेचो जो बाजार में कहीं ना बिकता हो, तो हम कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा प्राइस पे करने के लिए एक्सप्लॉइट कर लेंगे। मतलब उनका जो व्यू था, दैट वाज एज गुड एज व्हाट चिल्ड्रन? मोनोपोली। तो मेरे दादाजी मोनोपोली व्यू रखते थे बिजनेस का। बट माय पापा सेड कि वी यूज्ड टू एक्सप्लेन देम कि पिताजी अब माहौल चेंज हो रहा है बाजार का, मोनोपोली में फायदा नहीं है, मोनोपोलिस्टिक का जमाना आ चुका है। अपने ब्रांड में मार्केटिंग करेंगे तो कस्टमर से प्राइस हम ज्यादा ले पाएंगे। तो बस वैसी ये फिलोसफीज हैं चिल्ड्रन। मार्केटिंग एफर्ट स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। कहने का मतलब प्रोडक्ट के बनने के बाद हम कस्टमर को अप्रोच करते थे, अभी ऐसा नहीं होता है। आईफोन 17 का एडवर्टाइजमेंट आपको होली के बाद से, जून से मान लीजिए, नजर आना स्टार्ट हो जाएगा, द बेस्ट आईफोन एवर। और वहां पे चल रही है अभी उसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की थोड़ी सी बातचीत, या कमर्शियल प्रोडक्शन तो स्टार्ट ही नहीं हुआ। लॉन्चिंग के बाद देखा जाता है कितना गूगल पे आईफोन 17 के बारे में सर्च चल रहा है, कितना लोग उसके बारे में इंक्वायरी कर रहे हैं। उसके हिसाब से फॉक्सकॉन को एप्पल वाले ऑर्डर प्लेस करेंगे कि भाई डेली 5 लाख सर्च है। पिछले 5 साल का एक्सपीरियंस है कि जितने लोग सर्च करते हैं उसमें से 20% खरीद लेते हैं। तो डेली अगर 5 लाख सर्च है, तो एक महीने में सर्च कितनी होगी? 1.5 करोड़। तो 1.5 करोड़ की अगर सर्च है, तो मान लीजिए कि भाई 30 लाख कस्टमर तो आपके इंडिया में रेडी है। डेली प्रोडक्शन अगर 1 लाख का है, तो 30 दिन में 30 लाख मोबाइल बन जाएंगे। 6 दिन लगेंगे इंडिया में फैक्ट्री से स्टोर तक सामान जाने में। आज प्रोडक्ट बाद 1 हफ्ते बाद ऑर्डर लेंगे और उसके बाद डिलीवरी स्टार्ट कर देंगे। ये अब होता है, पहले ऐसा नहीं होता था। पहले क्या होता था, जब खाना बन जाता था तब मम्मी आपको बुलाती थी, आओ आके खाना खा लो। अब क्या है, मम्मी सवेरे पूछ रही है बताओ दिन में खाने में क्या बना ले। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब सबको समझ में आ गया। वंस द गुड्स आर प्रोड्यूस्ड, तब हमें होश आता था, अच्छा हाँ इसे तो बेचना भी है।
फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर। वही बच्चों वाला कॉन्सेप्ट, एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। एग्जाम का टाइम टेबल आ जाएगा तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सोसाइटल कॉन्सेप्ट क्या है बेटा, एग्जाम तो फरवरी मार्च में होना ही होना है, तुम अप्रैल से अपनी पढ़ाई चालू कर दो। सो फोकस था ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी बिके और प्रोडक्ट अफोर्डेबल प्राइस में सबको मिले, जिससे हमारा प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा हो। कस्टमर की हैप्पीनेस गई तेल लेने। समझ में आया? तो ये 50 साल पुराना कॉन्सेप्ट था। अगला कॉन्सेप्ट आया, प्रोडक्ट इज इंपॉर्टेंट। अगेन स्टार्टिंग इसकी भी, बट यहां पे फोकस किसके ऊपर किया गया? क्वालिटी पे। आपने सैमसंग का नाम भी सुना होगा, माइक्रोमैक्स का भी नाम सुना होगा। माइक्रोमैक्स जैसी कंपनी बंद क्यों गई? क्योंकि ये हमेशा हिंदुस्तानी को गरीब समझते थे और कहते थे कि जो सैमसंग का फोन 10,000 का है हम लोगों को 6,000 में दे देंगे। 6,000 में देके ऐसी कूड़ा क्वालिटी बेचने लग गए कि लोगों को प्रोडक्ट समझ में कम आया। वो कहने भाई हमारी 10,000 खर्च करने की हैसियत है, क्यों हमको 6,000 रुपए में बेकार चीज बेच रहे हो, बनाओ अच्छा हमको 10,000 में बेचो। कंपनीज ने एनालिसिस किया कि लोग मोबाइल से बात करने ज्यादा सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, तो वीडियो इन सब पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो वीवो और ओप्पो ने अपने बिजनेस फीचर्स, अपने प्रोसेसर की स्पीड को जो भी एडजस्ट किया, वो सिर्फ किस पे किया? वीडियो क्वालिटी और फोटो क्वालिटी को हाइक करने पे। एप्पल ने उस पर ध्यान तो दिया, उसके साथ साथ और भी चीजों पे ध्यान दिया, तो वीवो और ओप्पो का प्रोडक्ट बिकने लग गया। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? प्रोडक्ट शुड बी ऑफ हाई क्वालिटी। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहता है क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट में। एप्पल ने किसी जमाने में मोबाइल फोन्स बनाए, स्क्रीन डिस्प्ले खुद बनाते थे और पता लगा कि दूर दूर तक सैमसंग से तो कॉम्पीट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो हार के उन्होंने क्या किया? सैमसंग वालों को फोन किया, भैया जी, सौरभ सर को फोन किया था, वो बोले कि जाओ सैमसंग वालों से स्क्रीन खरीद लो। तो एप्पल के आईफोन पे जो आपको डिस्प्ले मिलता है, इट इज सोल्ड बाय हुम चिल्ड्रन? सैमसंग ओनली। एप्पल सबसे अच्छा क्यों है? सैमसंग से भी कुछ मायनों में अच्छा क्यों है? क्योंकि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन उनका खुद का है। आपको सैमसंग में भी ऐसा मिलेगा, बट हाई एंड में मिलेगा, लो प्राइस्ड फोन्स में आपको ये चीज नहीं मिलेगी। हार्डवेयर जा रहा है लेफ्ट में, सॉफ्टवेयर जयराम जी की चल रहा हूं, कल मिलूंगा, 2 साल चल लिया बस बहुत है, मैं तुमको परेशान करूंगा। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर और नॉट चिल्ड्रन? तो एप्पल फोकस्ड ऑन इंप्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। समझ में आई बात? डोमिनोज का पिज्जा आता है 70 रुपए का, है कोई क्वालिटी उसके अंदर? कोई क्वालिटी नहीं है। पिज्जा हट कह रहा है मर जाऊंगा, स्टोर बंद कर दूंगा, जमुना जी में डुबकी लगा लूंगा, सो जाऊंगा घाट के बगल में, लोगों को बोलूंगा कचर दो, बट 150 से कम का पिज्जा नहीं बेचूंगा, लोगों की सेहत के साथ मजाक नहीं करूंगा। समझ में आया? समझ में आया? और डोमिनोज क्या सोचता है, बेचो 70 रुपए का, हिंदुस्तानियों को कीचड़ खा के भी जिंदा रह लेते हैं, तो पिज्जा तो उससे बेटर ही है थोड़ा हमारा। सो एंड इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू क्वालिटी इंप्रूवमेंट। खोपड़े में बात गई। तो एप्पल हमेशा क्वालिटी पे ध्यान देता है, वीवो ओप्पो कुछ चीजों की क्वालिटी पे ध्यान देते हैं। माइक्रोमैक्स सोचता था ज्यादा बेचेंगे, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो पर यूनिट प्राइस विल गो डाउन। डिफरेंस समझ में आ रहा है सबको? पक्का? प्रोडक्ट और प्रोडक्शन में आपको सिमिलरिटी सबको समझ में आ गई? दोनों का स्टार्ट सेम है, यहाँ पे ज्यादा यूनिट्स की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बढ़िया क्वालिटी की बात कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो अगर आप जाएं रेस्टोरेंट और अरहर की दाल चावल ऑर्डर करें और पूरा परिवार खा लें, आत्मा किसकी है आपके अंदर? प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। रेस्टोरेंट जाएं, 2-4 प्लेट स्टार्टर्स मंगवाएं, मुंह से गया गले में ही अटक गया, नीचे जा ही नहीं पाया, उसके बाद खाना तो फिर उतना खाए, तो क्वालिटी फूड आपने कंज्यूम किया है, पेट आपका भी भरा नहीं है। इट इज व्हाट चिल्ड्रन? प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। इज दैट क्लियर? व्हाट इज सेलिंग कॉन्सेप्ट? इट सिंपली स्टार्ट्स आफ्टर द प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस इन द फैक्ट्री। तो अभी तीनों में कॉमन क्या था? तीनों का इनिशिएशन कहां से हो रहा है बच्चों? प्रोडक्शन के बाद। इट इन्वॉल्व्स पुशिंग द सेल ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। कहने का मतलब अग्रेसिव सेल की बात हो रही है। यूजर्स अग्रेसिव सेलिंग एंड प्रमोशन टेक्निक्स लाइक एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन। यहां पे मरण बेचारे इंप्लॉय की हो जाती है। ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न आई प्रॉफिट थ्रू मोर सेल्स। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में प्रॉफिट बढ़ाते थे ज्यादा प्रोड्यूस करके, ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो पर यूनिट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? कम हो जाएगा। सेलिंग में हमने बहुत ज्यादा प्रोड्यूस नहीं किया, बट एक हाइप मेंटेन कर दी कि अगर बहुत हाई प्राइस में इसको बेचेंगे तो प्रोडक्ट लोगों को ज्यादा अपील करेगा। एप्पल का एडवर्टाइजमेंट कभी छोटा सा आपने नहीं देखा होगा, हमेशा दे ऑफर अ फुल पेज एडवर्टाइजमेंट। फुल पेज एडवर्टाइजमेंट में एक अलग पंप एंड शो बनता है, एक अलग हाइप क्रिएट होती है। बातें समझ में आ रही हैं? बातें समझ में आ रही भाई?
वोडाफोन के ऐड में कुत्ते से ही काम चला लेते हैं, समझ में आ गया। बट कोको कोला में आलिया भट्ट को ले आए, पेंटर को बुला लिए थे, अभी पेंट वालों का नुकसान हो रहा था बिजनेस का, इसीलिए सैफ अली खान के ऊपर अटैक हुआ है। सैफ अली खान जी पेंट कर रहे हैं दीवार, तो इट इज व्हाट चिल्ड्रन, विच टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट, सेलिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, यहां पे स्टार्ट होता है 21st सेंचुरी चिल्ड्रन। कस्टमर की नीड को आइडेंटिफाई करो। दीज डेज पीपल फील हाईली लोनली अमंग देमसेल्व्स। बिजी रखने के लिए टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स उनको लाकर दीजिए। लोग पहले नॉर्मल घड़ी पहनते थे, सस्ती वाली, सुई घूमती थी, समय नजर आता था। आजकल पता नहीं वो 70,000 80,000 की घड़ी पहनते हैं, और पूछो क्या फायदा इसका, कॉल आता है तो पता लग जाता है। बड़े तुम बराक ओबामा के पिता हो, जो कॉल आता है तुमको इतना इंपॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए। इज दैट क्लियर? तो इट इज ओनली पंप एंड शो चिल्ड्रन, ओनली पंप एंड शो। इज दैट क्लियर? इन घड़ियों की सेल थोड़ी ज्यादा हो रही थी, एनालॉग वॉचेस की सेल कम हो रही थी। फोन किया लोगों ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी वालों को, ऐसा है, अवॉइड करिए बच्चों को इस घड़ी को पहनाना, और कहिए नॉर्मल घड़ी पहन के आओगे तभी एग्जाम में एंट्री मिलेगी। उन घड़ियों की सेल कम हो गई, एनालॉग घड़ी की सेल बढ़ने लग गई। फोकस इज कस्टमर शुड बी सेटिस्फाइड, एंड इंटीग्रेटेड मार्केटिंग यूज करते हैं, प्रोडक्ट बढ़िया होगा, प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, प्रमोशन अच्छा होना चाहिए, और डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट आपके घर तक समय से पहुंचे। यहां पे मैं एग्जांपल लूंगा ब्लिंकिट का। तो ब्लिंकिट यहां पे क्यों सबसे आगे है, जितनी देर में आप बाजार में जाएंगे, इधर चाय बन रही है, उधर मम्मी ने 2 पैकेट बिस्किट, सॉरी बिस्कुट ऑर्डर किया, और ब्लिंकिट वाले लेके चले आए। अंडरस्टूड और नॉट? अंडरस्टूड और नॉट? तो ब्लिंकिट फोकसेस ऑन व्हाट, क्या ज्यादा एडवर्टाइजमेंट करते हैं? नो, दे बोस्ट ओनली अबाउट स्पीडी डिलीवरी। समझे बातों को भाई, समझ गए? What are the ends or objectives? Its objective is to earn profit by satisfying the need of the customer. तो आपने कभी अगर जोमेटो वगैरह से सामान मंगवाया हो, तो आप राइडर की रेटिंग करते हैं। प्रियंका जी बातें सुनाई पड़ेगी, सो रही हैं? आप राइडर की रेटिंग करते हैं, यस और नो? आपको क्या ये बात पता है कि आपकी भी रेटिंग करता है राइडर? नहीं करता? आपकी भी रेटिंग होती है। अभी मैंने लास्ट वीक कुछ मंगवाया था, और मैंने चेक किया, माइन रेटिंग वॉज 4.6 आउट ऑफ 5। तो मैंने राइटर से पूछा कितनी कम रेटिंग क्यों है, 5 on 5 क्यों नहीं है? कह रहा सर आप मैक्सिमम तो कैश ऑन डिलीवरी पे करते हैं। तो मैंने तो कह रहा सर तो कंपनी का पोर्टल है, ऑर्डर डिलीवर होने के 1 मिनट के अंदर पेमेंट हो जाना चाहिए, और अगर डिले हुआ तो वो पेमेंट ऑनलाइन होना चाहिए, तो रेटिंग 5 हो जाएगी। कैश ऑन डिलीवरी में हमको वेट करना पड़ता है, आप हमको कैश देते हैं, वो कैश हम कंपनी के अकाउंट में जमा कराते हैं। मैनी अ टाइम संडे को बैंक बंद होता है, तो कैश कंपनी के अकाउंट में जमा नहीं होता। मेरी लिमिट है 5,000 तक की ऑर्डर डिलीवरी की, तो जब तक मैं आपसे 5,000 रुपये पैसा लेके बैंक में जमा नहीं करूंगा, मेरा पोर्टल लॉक हो जाएगा और डिलीवरी ब्लॉक हो जाएगी। तो इसलिए वो ऑटो रेटिंग भी एक तरह से होती है। तो इसलिए अगर आप ये ऑनलाइन रेटिंग करें, उसको कम झेलाएं, कम उसको वेट करवाएं, तो आपकी रेटिंग क्या होगी, बढ़ जाएगी। उस रेटिंग से आपको क्या फायदा होगा, आपको ऑफर्स अकॉर्डिंगली मिलेंगे। मेनी टाइम यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड कि आपके दोस्त को 100 रुपए का पिज्जा ऑफर मिल गया, बट आपको नहीं मिल रहा ड्यू टू पुअर रेटिंग। 2 4 बार ऑर्डर कैंसिल कर दीजिए, कैश ऑन डिलीवरी लेना बंद कर देगा। अंडरस्टूड दिस? समझ में आया? खोपड़े में बात गई? तो दिस इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया? तो खैर ये तो आपने पढ़ा है, इसको फिर से बताने की जरूरत नहीं है। सोसाइटल मार्केटिंग, कभी मोबाइल फोन सेलर की दुकान पे जाइए और देखिए, आपको नजर आता है मोबाइल फोन डिस्कार्ड करने का तरीका, और वो बोलते हैं कि डस्टबिन में इसको ड्रॉप कर दीजिए। हिंदुस्तानी आदमी अपनी फटी चप्पल ना फेंके, वो मोबाइल फोन ड्रॉप करेगा। और उसके बाद ये जो सैमसंग वगैरह के लाख लाख रुपए के आजकल मोबाइल फोन आ रहे हैं बच्चों, इसमें लिखा होता है प्रोड्यूस्ड और मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम वेस्ट प्लास्टिक। हे भगवान, कबाड़ हमें बेच दिए 1.5 लाख में। अरे कबाड़ नहीं बेचे हैं, उस प्लास्टिक को मेल्ट किया गया, उसको फिर से रीशेप किया गया। क्यों किया गया? क्योंकि जितना नया हम कंटेंट डेवलप करेंगे, जितना नया हम रॉ मटेरियल मैन्युफैक्चर करेंगे, कार्बन एमिशन उतना ज्यादा होगा। पुराने वाले को भी अगर रिसाइकिल कर दिया, तो काफी प्रोडक्शन से डेवलप होने वाला जो वेस्ट और एफ्लुएंट होगा, वो सोसाइटी में, एटमॉस्फेयर में कम रिलीज होगा। इट इज व्हाट चिल्ड्रन, सोसाइटल कॉन्सेप्ट। आपने देखा होगा वो क्लॉथ बैग को काफी प्रमोट किया जाता है, जो पेपर बैग्स होते हैं उनको काफी प्रमोट किया जाता है। क्यों प्रमोट किया जाता है? ताकि एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचे। सो मार्केटिंग एफर्ट्स स्टार्ट फ्रॉम द आइडेंटिफिकेशन ऑफ नीड। तो ध्यान से सुनिएगा बच्चों, पहले 3 में मार्केटिंग एफर्ट कब स्टार्ट होता था? प्रोडक्ट बनने के बाद। मतलब पहले 3 में शॉपिंग करते थे बच्चा पैदा होने के बाद, और यहां पे शॉपिंग कर रहे हैं बच्चे के पैदा होने से पहले।
डिफरेंस समझ में आ गया? सो फोकस इज कस्टमर्स एज वेल एज सोसाइटी के वेलफेयर की बात हो तो ध्यान दीजिएगा, पहले और दूसरे में तो अपने वेलफेयर की बात हो रही थी। सेलिंग कॉन्सेप्ट में क्वालिटी बेटर देकर कस्टमर के सेटिस्फैक्शन की बात हो रही थी। मार्केटिंग में क्वालिटी वगैरह तो बाय डिफॉल्ट अच्छा माना जाता है, कस्टमर के साथ साथ कॉम्पिटिटर को भी बीट करना है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट में। और सोसाइटी में वी आर कंसर्न्ड विद इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑल्सो एज वेल एज विद द होल सोसाइटी ऑल्सो। तो अगर आपसे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाए विच कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग कवर्स मैक्रो एंड माइक्रो बोथ, तो आपका जवाब क्या होगा भाई? सोसाइटल मार्केटिंग। खोपड़े में बात गई, सबको समझ में आ रहा है? तो जो कंपनीज का सीएसआर होता है आजकल बच्चों, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें दान धर्म भंडारा भी आपने देखा होगा कुंभ मेले में, इस्कॉन के टेंट में हमारे गौतम अडानी साहब खूब भंडारा बंटवा रहे हैं, यस और नो? तो व्हाट इज डूइंग, क्या चल रहा है भाई? सोसाइटल कॉन्सेप्ट है। समझ में आया? समझ में आया भाई? तो इंटीग्रेटेड मार्केटिंग मींस है ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न प्रॉफिट थ्रू व्हाट? कस्टमर सेटिस्फैक्शन। क्यों ये रेटिंग वगैरह ऐप के थ्रू शॉपिंग करिए आपको ऑफर देते हैं? क्योंकि आजकल एप्स में भी देखा जाता है कि नंबर ऑफ कस्टमर्स कनेक्टेड कितने हैं। मान लीजिए पिज्जा हट के ऐप को 4 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, डोमिनोज के ऐप को 5 करोड़, लापिनोज मेरे दोस्त का है 6 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया। तो मार्केट में किसकी रेप्यूटेशन सबसे ज्यादा है भाई? लापिनोज। अरे मेरे दोस्त का मतलब वो संजीव कपूर का बेटा मेरा दोस्त नहीं है, जो इलाहाबाद का आउटलेट है अपने मीरापुर का, वो मेरे फ्रेंड का है। अब जाके मेरे नाम पे डिस्काउंट मत मांग लीजिएगा। तो 6 करोड़ लोगों ने डाउनलोड किया, तो मार्केट में किसकी रेपुटेशन सबसे ज्यादा है तीनों में से? लापिनोज की। तो कल को अगर तीनों में कोई भी आईपीओ लॉन्च करता है तो किसको नंबर ऑफ सब्सक्राइबर ज्यादा मिलने की कोशिश होगी? लापिनोज। तो इनका शेयर प्रीमियम पे इशू होगा, समझे? तो इसलिए ऐप के थ्रू ये प्रमोट करते हैं कि लोग आप ज्यादा खरीदें हमसे। तो जोमेटो में कभी कभी ये भी होता है कि ऑफर नहीं होगा, बट फर्स्ट ऑर्डर करने वाले को जो कंपनी के अपने प्रोप्राइटरी एप्स होते हैं उस पर ऑफर बेटर मिलते हैं। मैं तो ये ऑर्डर करने के बाद फोन कर देता हूं, तो फिर टॉपिंग वॉपिंग थोड़ी एक्स्ट्रा आ जाती है। सॉस का सैशे मतलब सचेत जिसको आप बोलते हैं वो भी फ्री में आ जाता है। नहीं समझे बात को? ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? ये सोसाइटल मार्केटिंग नहीं, ये सौरभ सर मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? आपको मन कर गया डोसा खाने का, दो तरीके हैं, या तो मम्मी आपको पैसे दे दे या तो डोसा घर में बन जाए। फिर डोसा घर में बनने के दो तरीके हैं, एक दिन पहले दाल सुखाई जाए, उड़द की दाल होती है ना, फिर आप जाएं उसको मार्केट में पिसवाएं, बैटर तैयार कराएं, फिर मम्मी उसमें कुछ मसाला वसाला डाल के, एफर्ट का काम है। एक आजकल बाजार में ग्रीन कलर का पैकेट आता है, क्या नैवेद्यम बोलते हैं उसको, वो डोसा मिक्स इडली मिक्स, सब कुछ उसके अंदर मिक्स होता है, बस थोड़ा सा पानी या वो दही वही कुछ आपको ऐड ऑन करना होता है एंड इट इज रेडी टू ईट। अब ऐसे ना खा जाइएगा, पकाने के बाद खाना है उसको। समझ में आ गया? बस मार्केटिंग मिक्स भी कुछ ऐसा ही है, कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स चोजन बाय अ फर्म टू प्रिपेयर इट्स मार्केट ऑफरिंग। 4 P's याद रखिएगा, 4 P's ऑफ मार्केटिंग बोले या मार्केटिंग मिक्स बोले, बात एक ही है। क्या बेचेंगे, किस दाम में बेचेंगे, कैसे और कहां तक कस्टमर तक ये पहुंचाएंगे, एंड कैसे इसका सेल्स प्रमोशन होगा। खोपड़े में बात गई सब बच्चों के? पक्का? तो प्रोडक्ट यहां पे ले लेते हैं, मान लीजिए एलेक्सा डिवाइस, गूगल का नेस्ट आता है और ये amazon वालों का एलेक्सा आता है। प्राइस अलग अलग ग्रेड्स के हिसाब से है भाई, 3999 का भी है, 5999 का भी है, 8999 का भी है। आपको कौन सा वाला चाहिए? किसी में सिर्फ ऑडियो आएगा, किसी में ऑडियो वीडियो स्मॉल स्क्रीन होगा, किसी में लार्ज स्क्रीन होगा। जैसे आपने एयरटेल या रिलायंस का वो रिचार्ज देखा होगा बच्चों, तो अलग अलग रिचार्ज हैं, अलग अलग प्राइस और अलग अलग डेटा पैक के, तो ये क्या हो गया? ग्रेडिंग। बट ऐसा नहीं है कि आपने अगर 3599 वाला एनुअल पैक रिचार्ज कराया और मैंने 789 वाला 84 डेज का रिचार्ज पैक कराया, तो दोनों में इंटरनेट की स्पीड जो होगी इट विल बी सेम। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट विल बी सेम। तो ये स्टैंडर्डाइजेशन हो गया। बट आपको सर्विस मिलेगी 336 दिन तक, मेरे को मिलेगी 84 डेज तक। इट इज कॉल्ड एज व्हाट? ग्रेडिंग। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो प्रोडक्ट का मतलब समझ में आ गया। तो आगे चल के आप प्रोडक्ट मिक्स के बारे में भी जिक्र करेंगे, नॉट टू वरी। प्राइस द अमाउंट ऑफ मनी दैट यू आर सपोज टू पे, तो सब लोग समझ गए।
फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन या कैसे हम प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएंगे, एंड व्हाट ऑल एफर्ट्स कुड बी मेड बाय व्हाट ऑल वेज, ताकि प्रोडक्ट मार्केट में अपनी एक पहचान बना ले। ध्यान से सुनिएगा। पेड है, इम्पर्सनल वे है टू प्रमोट द प्रोडक्ट नोन एज एडवर्टाइजिंग। पेड है एंड पर्सनल है, इट इज व्हाट, पर्सनल सेलिंग। इज दैट क्लियर? यहां पे सेल्समैन आ जाता है। कौन आता है? सेल्समैन। एंड पब्लिक रिलेशंस इज जब हम कोई सेमिनार्स, वर्कशॉप, वेबिनार्स, अवेयरनेस कैंपेन्स वगैरह क्रिएट करते हैं, इट इज ऑल कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? पब्लिक रिलेशन। सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग मोर और लेस काफी सिमिलर है, तो इसलिए इसमें कोई खास डिफरेंस आपको भी मिलेगा नहीं। प्रोडक्ट किस तरह का है भाई? प्रोडक्ट को एक स्पेसिफिक नेम दे दिया। स्पेसिफिक नेम कभी कभी प्रोडक्ट का होता है, कभी कभी कंपनीज के ब्रांड्स का भी हो जाता है। मर्सिडीज, इट इज द नेम ऑफ अ कंपनी चिल्ड्रन। CL400 इनकी कार का एक मॉडल है। पार्कर, ये पेन पहले खूब पार किया करते थे तो नाम पार्कर हो गया। ओके। नाइकी, अब नाइकी में आपको कौन सा शूज चाहिए उसका ब्रांड नेम होगा वुडलैंड। तो ये सारे के सारे क्या है बच्चों? कंपनी के भी नाम हो सकते हैं और प्रोडक्ट के भी नाम हो सकते हैं। तो अगर हम इंडिया में मैकडोनल्ड्स की बात करते हैं चिल्ड्रन, तो इंडिया में मैकडोनल्ड्स इज नॉट द नेम ऑफ अ कंपनी, रादर इट इज द नेम ऑफ अ ब्रांड। सर मतलब मैकडोनल्ड्स यूएसए में एक कंपनी का नाम है, बट इंडिया में मैकडोनल्ड्स इज नॉट अ कंपनी। इंडिया में ये नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट चार जोन्स है। तो नॉर्थ और ईस्ट या वेस्ट का फ्रेंचाइज जिसके पास है, उस कंपनी का नाम है यम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अब बच्चे कहेंगे सर आपको कैसे पता? अरे, यम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड इनका मास्टर फ्रेंचाइज है। सॉस के सैशे के पीछे लिखा होता है। नॉर्थ इंडिया में जो फ्रेंचाइज है वो है कनॉट फूड प्लाजा प्राइवेट लिमिटेड। तो न्यू दिल्ली की फैमिली है जिन्होंने इसका फ्रेंचाइज लिया हुआ है। तो दिस इज द कंपनी जो इनको सॉस सप्लाई करती है, रॉ मटेरियल सप्लाई करती है। और इंडिया का जो मास्टर फ्रेंचाइज है वो नॉर्थ का और ईस्ट का शायद इनको मिला है। अगली बार मैकडोनल्ड जाएंगे तो बिल पे एकदम टॉप पे देखिएगा, कंपनी का नाम आपको ये लिखा हुआ मिला होगा। समझ में आ गया? कनॉट फूड्स करके। तो मैकडोनल्ड्स इन इंडिया इज व्हाट चिल्ड्रन? इज अ ब्रांड। जैसे मारुति है तो इट इज द नेम ऑफ अ कंपनी। ऑल्टो इज व्हाट? ब्रांड। जिमनी क्या है? ब्रांड। इग्निस क्या है? सियाज क्या है? इट्स अ ब्रांड। सुनाई पड़ गई बात? सुनाई पड़ गई बात भाई? चलिए, अब एशियन पेंट्स देखिए, सिर्फ वर्ड क्या लिखा हुआ है? एशियन पेंट्स। कंपनी का नाम होगा एशियन पेंट्स एंड केमिकल्स लिमिटेड। इज दैट क्लियर? मैगी इज अ ब्रांड, कंपनी का नाम क्या है? नेस्ले। अंकल चिप्स और आंटी चिप्स नहीं आता? आंटी तो चिप्स बना रही है, खाएंगे अंकल चिप्स भी और बाद में चप्पल भी। तो अंकल चिप्स पहले इंडिया की एक कंपनी थी, उसका था। फिर इसको पेप्सिको ने खरीद लिया, और पेप्सिको की एक कंपनी है, इसका नाम है फ्रीटो लेस, जो लेस ब्रांड भी इंडिया में लाती है। तो अंकल चिप्स इज द नेम ऑफ द ब्रांड, पेप्सिको इज द नेम ऑफ अ कंपनी जो इनको इंडिया में बना के बेचती है। समझ में आ गई बात? नहीं समझे? व्हाट इज अ ट्रेडमार्क एंड व्हाट इज अ ब्रांड मार्क, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है चिल्ड्रन। कैमलिन का स्केल आपने देखा होगा, यस और नो? देखा आपने? कैमलिन के स्केल के ऊपर एक गोला बना होता है और उसमें एक ऊंट चल रहा होता है। ऊंट के ऊपर कौन बैठा है? अरे खुद ही इतना छोटा, उसको बैठने वाला तो और नजर नहीं आएगा। तो दैट ऊंट इज प्रैक्टिकली व्हाट? अ ब्रांड मार्क। और उसके नीचे कैमलिन जब लिख गया तो साथ में क्या बन गया? ट्रेडमार्क। नहीं, लोगो होगा, बट यहां पे जो लोगो शब्द है के वो उस डिजाइन के बाद है। जैसे आपने विंडोज देखा होगा, उसके नीचे माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन लिखा होता है ना, तो वो जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो इट बिकम्स व्हाट? ट्रेडमार्क। बट ट्रेडमार्क बच्चों तब बोलेंगे व्हेन इट इज रजिस्टर्ड। आई रिपीट, व्हेन इट इज रजिस्टर्ड। एक इंपॉर्टेंट चीज है, दो आउट ऑफ सिलेबस है बट आपको पता होनी चाहिए। कभी कभी आर नजर आता है और कभी कभी टीएम नजर आता है। व्हेन इट इज आर तो मतलब ये रजिस्टर्ड है, एंड व्हेन इट इज टीएम ये रजिस्टर्ड नहीं है। हमने भेजा ही नहीं रजिस्ट्रेशन के लिए, या हम भेजने वाले, दोनों बातें हो सकती हैं। तो कुछ बच्चे अब क्या सोचते हैं, अगर आर लिखा है और कोई दूसरा इसको कॉपी कर ले तो कंपनी उसके खिलाफ केस कर सकती है। हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं। टीएम लिखा है तो इसका मतलब अभी इसका रजिस्ट्रेशन कंफर्म नहीं हुआ, तो सर कोई दूसरा यूज कर ले तो अलाउड ही नहीं है। तो मान लीजिए मैं अगर मैगी के नाम का नूडल्स इंडिया में बेचने लग जाऊं, और नेस्ले ने मैगी को आज तक रजिस्टर नहीं कराया, बट पिछले 2500 साल से मैगी इंडिया, 2500 क्या, मैं क्लास 1 2 में था तब से मैगी बिक रही, शायद 40 साल तो मान ही लीजिए। तो 40 साल तो मैं मैगी को देख रहा हूं। तो मैगी इज अ वेरी फेमस ब्रांड बाय द कंपनी कॉल्ड एज व्हाट?
नेस्ले वैसे तो इंडिया में रजिस्टर्ड है, बट मान लीजिए रजिस्ट्रेशन ना हो, तब भी अगर मैं या आप मैगी जैसे ब्रांड के नाम का नूडल्स बेचे, तो नेस्ले हमें स्यू करेगा और कोर्ट नेस्ले के फेवर में केस सुनाएगा कि भाई आप ये नहीं बोल सकते अनरजिस्टर्ड था तो हमने रजिस्टर करा लिया। नो, ये इन ह्यूमन प्रैक्टिस बोला जाएगा कि भाई उन्होंने इतने साल से इसकी रेपुटेशन बनाई है, हाउ यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड। समझ में आ गई बात? तो कुछ बच्चे ये समझते हैं कि अगर टीवीएस वालों ने एक नई बाइक लॉन्च की और उसका नाम रजिस्टर नहीं कराया, बट बेच रहे हैं पिछले 2-3 साल से, और आज आप उसको रजिस्टर करा ले, तो आपको भी उसका नाम का रजिस्ट्रेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा। फंडामेंटल क्लियर? मिल भी गया और अगर टीवीएस वाले आपको स्यू कर दें, भाई हमारा प्रोडक्ट था, ठीक है, इट वॉज नॉट रजिस्टर्ड, हाउ यू कैन यूज इट, तो कोर्ट में जब केस जाएगा तो टीवीएस को ही वो फेवर में डिसीजन दिया जाएगा। तो ये कभी मत सोचिएगा somebody is already doing business since last 10 years in an unregistered brand name, आप उसको रजिस्टर कराएंगे तो आपका हो जाएगा, कभी नहीं मिलेगा आपको। ज्यादा जानकारी के लिए मेरे लीगल के लेक्चर को रेफर कर ले। खोपड़े में बात गई? खोपड़े में बात गई? पक्का? चलिए, तो पीपल अंडरस्टूड व्हाट इज ब्रांड मार्क, व्हाट इज ट्रेडमार्क? कंफर्म? ट्रेडमार्क तभी मानेंगे उसको व्हेन इट इज रजिस्टर्ड। लीगल प्रोडक्शन अनरजिस्टर्ड में भी उतना ही मिलता है जितना रजिस्टर्ड में मिले। हाँ, फर्क सिर्फ इतना है, रजिस्टर्ड है somebody copied it, आप उससे मुआवजा ले सकते हैं। जितना प्रोडक्ट बेच के उसने प्रॉफिट कमाया है वो आप उससे ले सकते हैं। जो प्रोडक्ट उसके यहां बन के पड़ा है उसकी कॉस्ट देकर वो भी आप उससे सीज करवा सकते हैं। ट्रेडमार्क में सिर्फ सामने वाले को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे, भैया आज के बाद प्रोड्यूस मत करना, जो प्रॉफिट वगैरह वो कमा चुका है वो आपको नहीं मिलेगा। फंडामेंटल अंडरस्टूड? पक्का? चलिए, ब्रांडिंग के एडवांटेजेस क्या होते हैं? भाई प्रोडक्ट लोकल छाप से थोड़ा डिफरेंशिएट हो जाता है, कंपनी के नए प्रोडक्ट को पहचानना बहुत आसान हो जाता है, आप ब्रांडेड है तो आप हाई प्राइस ले सकते हैं। अभी एक मैंने शू खरीदा किलर कंपनी का। सर एक किलर वाला जूता कब से बनाने लग गया? नहीं, जूता नहीं बनाते, बनाते तो जीन्स ही हैं, बट उनको लगा कि ब्रांड इतना फेमस है, तो उन्होंने दिल्ली की एक कंपनी को, सूरत की एक कंपनी को पकड़ लिया, भाई जूता बनाओ और हमारे लोगो चिपका देना। उन्होंने कहा ठीक है, तो किलर का जूता बाजार में आ गया। होलसेल प्राइस इज 400 रुपीज, अमेजोन वगैरह पे 599 से 2499 तक में आपको ये मिलेगा, आप किस कलर को खरीदना चाहते हैं। तो अब अगर किलर ब्रांड ना हो, कोई XYZ ब्रांड हो, क्या उतने कॉन्फिडेंस से आप हम खरीदेंगे? बिल्कुल नहीं खरीदेंगे। समझ में आया? हेल्प्स इन एडवर्टाइजिंग एंड डिस्प्ले प्रोग्राम्स, भाई एडवर्टाइजर है मैकडोनल्ड का है तो अच्छा ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। इज दैट क्लियर? तो येलो चिली रेस्टोरेंट नाम खुल गया, कल को मैं ग्रीन चिली खोल दूं और उसके नीचे ऐसे साइन हो जाए संजीव कपूर, तो वहां जाने लग जाएंगे। बट वेन यू नो संजीव कपूर वॉज अ सॉरी इज अ वेरी फेमस शेफ, तो भाई अब उनका ब्रांड उनके रेस्टोरेंट में भी काम आ रहा है। तो ब्रांडिंग एक यूनिक आइडेंटिटी दे देती है। समझ गए इस बात को? तो जहां पे मैकडॉनल्ड के स्टोर्स इंडिया में है बच्चों, आज अगर मैकडॉनल्ड वर्ड वहां से हट जाए और वहां पे लग जाए राम भरोसे बर्गर, क्या आप उसी चाहत से उसको वहां खाने जाएंगे? एब्सोल्युटली नॉट। तो प्रैक्टिकली बोल सकते हैं बेवकूफ बनते हैं लोग ब्रांड से तो बने, बट भाई तभी वो ब्रांड एक क्रिएट करता है अथॉरिटेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो ब्रांड क्रिएट करता है एक विश्वास, एक फेथ। ईयर्स अगो हमारे घर में पेंटिंग होनी थी, होगा इस बात को 10 साल, शायद हर 3 4 5 साल में होती है। तो आई वेंट टू अ शॉप, नीरज पेंट हाउस, जाइएगा, मेरा नाम बताइएगा, डिस्काउंट मिल जाएगा, बिलोंग्स टू वन ऑफ माई वेरी ओल्ड स्टूडेंट्स। तो मैंने कहा जरा एशियन पेंट का 20 लीटर का प्लास्टिक एमल्शन दे दो। तो उसका बड़ा भाई आया, कह रहा शर्म नहीं आती, सर आए हैं, अच्छी क्वालिटी दो उनको। मैंने कहा एशियन से अच्छा क्या है? कह रहा सर एशियन पेंट्स आप लेंगे 650 रुपी, 20 लीटर की बाल्टी, लगभग आपको 13,000 रुपये MRP है, तो 11,000 की पड़ेगी। सेम क्वालिटी ऑफ पेंट आप ले लीजिए 8,000 रुपये में। मैंने कहा ये कैसे? कैसे? जो दूसरा वाला है वो गोल्ड करके कुछ कंपनी का नाम था, और ये एशियन पेंट्स है, ब्रांड के बेसिस पे आपको 3,000 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब आपकी चॉइस है, क्वालिटी इज सेम। मैंने कहा पक्का? तो मैंने अपने पेंटर को पूछा, कह रहा हाँ भैया ले लीजिए, वो भी अच्छा ही होता है, हमने इसलिए आपको बोला कि यहाँ भड़क ना जाए कि एकदम खराब सामान लगवा रहे हैं। तो चिल्ड्रन ये खरीदा गया, एकदम सेम क्वालिटी, बट आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए। इज दैट अंडरस्टूड? इज दैट अंडरस्टूड भाई? चलिए, व्हाट इज द फीचर ऑफ अ गुड ब्रांड नेम? गुड ब्रांड नेम एकदम आसान होना चाहिए, जैसे पॉन्ड्स, VIP, रेन, वेम, एरिस्टोक्रेट, कैमिलियंट अटैची का ब्रांड नेम है। मेरे दोस्त ने पूछा तुमने अटैची खरीद कौन सी थी? मैंने कहा अग्रवाल बंधु है चौक में, वहां चले जाना, मेरा नाम बताना, डिस्काउंट मिल जाएगा। ब्रांड नाम समझ में नहीं आ रहा क्या था, क्योंकि नाम इतना भयंकर था। बट VIP सफारी सूटकेस अगर है तो नाम थोड़ा छोटा है और बोलने में बड़ा आसान है। इज दैट क्लियर?
Is that clear? Second, children, brand should suggest products benefit. जैसे जेंटल, कपड़ों को आराम से धोता है. प्रॉमिस, माय फेयर लेडी बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय एनर्जी. चीनी है. समझ में आया कि नहीं आया? गॉट इट क्लियर? ब्रांड नेम शुड बी डिस्टिंक्टिव. लिरल, स्पिरिट, सफारी, जोडियक, ऐसा हो जो देखने में एकदम अलग हो. आपने मेट्रो टायर का नाम सुना है बच्चों? आंसर. इस कंपनी ने सोचा चलो पंखा बनाया जाए, और पंखे का बड़ा भोकाली नाम रख दिए. क्या नाम रखे? ऑर्टेम. ऑर्टेम उल्टा किसका है? मेट्रो का ही उल्टा है. जो कंपनी मेट्रो टायर बनाती है वही ऑर्टेम का पंखा भी बनाती है. इज दैट क्लियर? तो देखने में थोड़ा हाई फाई लगता है. महिंद्रा टेक कंपनी का नाम आपने सुना होगा. पहले ये सत्यम टेक्नोलॉजीज थी. इसको एक भोकाली नाम देने के लिए एक कंपनी खोली गई इसी के उल्टे नाम से. और क्या नाम रखा गया? माइटास. देखने में थोड़ा हाई फाई लगता है. यस और नो? तो ये कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड ब्रांड है चिल्ड्रन. शुड बी अडेप्टेबल टू पैकेजिंग और लेबलिंग रिक्वायरमेंट्स. एडवर्टाइजमेंट अलग अलग भाषाओं में हो पाए. कुत्ता डिटर्जेंट, अब ये बड़ा गंदा नाम है. कुको डिटर्जेंट साउंड्स गुड. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? जंगली चप्पल, ये थोड़ा गड़बड़ है. बट कातिल चप्पल ये भी अच्छा नहीं लग रहा. किलर चप्पल ये अच्छा लग रहा है. तो ऐसा ब्रांड नेम रखिए जो देखने में भी ठीक ठाक हो. समझ में आया? समझ में? भाई मैं एक स्कूल में एग्जाम लेने गया था. वहां पे एक बच्चे का नाम था सिद्धि विनायक. अब मैंने बोला अब सिद्धि जी को बुलवा दीजिए, मेरे लोग कोई लड़की रही होगी. उन्होंने नहीं सर, लड़का इसका नाम सिद्धि विनायक है. मैंने बीच में गैप क्यों आ गया? क्या सर 10वीं में रजिस्ट्रेशन हुआ था तो गैप में रजिस्ट्रेशन हो गया था. तो अब देखने में सिद्धि फर्स्ट नेम लग रहा है और विनायक सेकंड नेम. और एक्चुअली सिद्धि विनायक इज वन नेम. गणेश जी का नाम है ना भैया. तो यही चीज ब्रांड में भी होती है. नाम ऐसा हो जो देखने में ठीक लगे. खोपड़े में बात गई. चुड़ैल डिटर्जेंट, और लेडीज को आप उसमें ले आए, पक्का कंपनी के ऑफिस में आग लगेगी. द ब्रांड शुड बी सफिशिएंटली वर्सेटाइल टू अकोमोडेट न्यू प्रोडक्ट्स. जैसे मैगी है तो भाई मैगी सॉस भी आती है इनके, नूडल्स भी आते हैं. इज दैट क्लियर? अब आप नूडल्स को बेचें रूडल्स के नाम पे, तो रूडल्स के नाम से आप सॉस ना बेच पाएंगे क्योंकि ये नूडल को ही डिपिक्ट कर रहा है. बट मैगी प्रैक्टिकली एक नाम बन गया है फास्ट फूड इंडस्ट्री में. सॉस बेचो, मसाला बेचो. इज दैट अंडरस्टूड वेल? कोलगेट है, कोलगेट की चप्पल भी बेच लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. पीपल अंडरस्टूड और नॉट? चोजन नेम शुड हैव स्टेइंग पावर, दैट इज शुड नॉट गेट आउटडेटेड. जैसे माता की रसोई, खोपड़े में बात गई. पिताजी की रसोई, चाचा की रसोई, मौसी की रसोई. तो भाई ये जो रसोई शब्द है इट इज मोर अक्वेंटेड विथ फीमेल्स. तो माता की रसोई है, मौसी की रसोई है, दीदी की रसोई है, भाभी की रसोई है. ये सारे रेस्टोरेंट्स चलेंगे. प्रयागराज आइए, कटरा शहर में आपको ऐसे ढेर सारे मिलेंगे. चाचा की रसोई, ये फर्जी लग रहा है थोड़ा. समझ में आया कि नहीं आया? मौसा की रसोई, ये सब बकवास लग रहा है, चल नहीं पाएगा नाम. ओके. तो ब्रांड नेम ऐसा होना चाहिए जो थोड़ा दिन तक चले कम से कम, जो मार्केट से आउटडेटेड ना हो जाए. खोपड़े में बात गई बच्चों? पक्का? चलिए. तो पैकेजिंग, इसके इंपॉर्टेंस एंड ऑल, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, प्राइस कैसे फिक्स होगी, चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, फॉलोड बाय प्रमोशन मिक्स. इसको अगले लेक्चर पे रखते हैं. और अगले लेक्चर पे हमारा ये कॉम्पोजिशन हो जाएगा पूरी तरह से समाप्त. खोपड़े में बात गई? चलिए, आज की सेवाएं यहीं समाप्त होती है.